हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि आज जो रिटेल इन्वेस्टर है, व्हाट इज द डायरेक्शन दैट यू शुड टेक इन द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम किस किन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग कि ब्रॉड मार्केट के अंदर ये जो करेक्शन आया है इसकी क्या रीजंस हैं, क्योंकि जो रीजंस को अंडरस्टैंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्या सिमिलैरिटीज है इस करेक्शन में एंड जो नवंबर 2021 के अंदर करेक्शन आई थी, बिकॉज उसके बाद हम एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स के फेज में टाइम करेक्शन फेज के अंदर चले गए थे। सेकेंड थिंग दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस वीडियो कि ब्रॉडर जो इंडिसेस है उनकी क्या वैल्यूएशन चल रही है। अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो उसकी क्या वैल्यूएशन है, निफ्टी 500 की क्या वैल्यूएशन चल रही है, एसएमई इंडेक्स की क्या वैल्यूएशन चल रही है, एंड अक्रॉस द लैंडस्केप कौन से बिजनेस की क्या वैल्यूएशन चल रही है। फोर्थ थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि कौन कौन सी जगहों पे फ्रॉड बनी हुई है मार्केट के अंदर, कौन कौन सी जगहों पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड कौन कौन सी जगहों पे वीक रिजल्ट्स आ रहे हैं। दिस विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। एंड फाइनली वील बी डिस्कसिंग कि कौन से लेवल्स पे अगर हम निफ्टी के अंदर पी रेशियो प्लग इन करके देखते हैं तो कौन से लेवल्स पे निफ्टी विल स्टार्ट लुकिंग चीपर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से सेक्टर्स में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो हो रही है। सो ऑल दीज डिस्कशंस वील बी डूइंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो हमने एक्सक्लूसिवली एसओआईसी स्टूडेंट्स के लिए करी थी ऑन लास्ट संडे, दैट इज येस्टरडे। बट वी थॉट कि क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबके लिए हम वैल्यू ऐड कर पाए, सो दिस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव क्लासेस ऑफ एसओआईसी जो हम लोग पब्लिकली अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर रहे हैं। होपफुली यू लव वॉचिंग दिस। बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, डू मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ हेल यस इन द कमेंट सेक्शन जब आप ये पूरी वीडियो देख ले। विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन द न्यू मार्केट कैप्सूल, जिसके अंदर हम लोग मार्केट टेम्परेचर चेक करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग टू द करंट स्टॉक मार्केट एंड कैसे अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट आर बीइंग ड्रिवन बाय अ फ्यू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अ फ्यू कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, a standard disclaimer that nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. Pure purpose is to give you a flavor कि इंडेक्स में इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस बारी जो रिजल्ट्स आए हैं, Q2 FY25 की सेल्स ग्रोथ आई है, तो दिस हैज बीन वन ऑफ द स्लोएस्ट in the last 12 quarters. And the last 12 quarters में it's actually even slower than quarter one itself. So last 12 quarters में it has been one of the slowest. Just to show you some data, right? I think अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3.6% ईयर ऑन ईयर के आसपास कंपनीज की सेल्स ग्रोथ है, नेट सेल्स ग्रोथ। Whereas अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 2.9% सेल्स ग्रोथ है फॉर द सेंसेक्स कंपनीज ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर, राइट? Which just shows कि it is very less when it comes to the growth number. Similarly, if you look at the EBITDA growth for the Sensex and Nifty 50 in this particular quarter, जो companies के अभी तक results आए, right? तो Sensex का 1% EBITDA growth है year on year for companies in quarter 2, whereas Nifty 50 का 1.8% EBITDA growth है year on year for the quarter 2. Basically, again, it just points to a broader slowdown in the economy. See, because Nifty 50 and Sensex companies are basically is like an example ki these are some of the best companies in India. This is why they belong to Nifty 50 and Sensex, right? So if the best of the best companies are experiencing slower growth, what has happened is that कि इन कंपनीज का सेल्स ग्रोथ जिन जिनका भी रिजल्ट्स आया स्लो क्यों हो रहा है, बिकॉज एक इकोनॉमी में एक स्लो डाउन है, वो भी हम अच्छे से समझेंगे कि स्लो डाउन आया क्यों है एंड कब तक परसिस्ट कर सकता है। तो एक चीज हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो अगर आपको एक डेटा दिखाऊं तो दिस इज अ डेटा फ्रॉम अक्टूबर 2021 टिल अप्रैल 2022। यहाँ पे FII और DIS की फिगर है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू चेक। सी, अगर आप देखते हैं अक्टूबर 21 में FIIs की जो सेलिंग थी दैट वाज 25,572 करोड़, प्लस DIS की जो नेट परचेज थी वो थी 4,470 करोड़। फिर नवंबर 2021 में FIIs की सेलिंग थी 40,000 करोड़ की, DIS की बाइंग थी 30,500 करोड़ की। देन दिसंबर में 35,000 करोड़ की सेलिंग थी, 31,000 करोड़ की बाइंग थी। फिर 41,000 करोड़ की सेलिंग थी, 22,000 करोड़ की बाइंग थी। सिमिलरली फॉर एटलीस्ट 5-6 months FIIs kept selling. In totality, if you look at it, so there were almost sales of 240,000 crores that they did in these 7 months. Whereas DIS की अगर हम बाइंग देखते हैं
तो डीआईएस की जो बाइंग थी दैट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 लाख करोड़, राइट? तो नेट एफआईआईज वाज सेलर फॉर 7 months of Indian equities. This started from October 2021. Now let's look at some of the data, right? तो अक्टूबर 2021 में अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं तो सॉर्ट ऑफ इट पीक्ड आउट, राइट? And this is on weekly charts. So for 74 weeks, for 74 weeks, Nifty 50 went into a sideways trend. अब इसका importance कैसी in the very near term for the markets can be 12 to 15 months. The markets are driven by flows कि supply and demand क्या है. In the long term, the market are driven by fundamentals कि क्या profits grow कर रहे हैं नहीं कर रहे. But supply and demand is also opinion on the underlying economic growth, right? This is where we had a sideways or a shallow bear market. Why I call this shallow bear market? Because कुछ सेक्टोरल रोटेशन हुआ. सेक्टोरल रोटेशन क्या हुआ? केमिकल्स, आईटी एंड फार्मा से पैसा मूव आउट करके डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, इन सारे सेक्टर्स के अंदर गया, राइट? तो ये आपको आज समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब इस टाइप की सेलिंग होती है, राइट, तो इस टाइप का जब एक चर्न आता है मार्केट के अंदर, तो यू मस्ट रिमेंबर कि जब भी मार्केट्स के अंदर ऐसा चर्न आता है, व्हाट हैपेंस इज सेक्टोरल रोटेशन. तो जो महंगे सेक्टर्स होते हैं, द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ देयर, राइट? तो सेक्टोरल रोटेशन के लिए दिस मार्केट इज राइट फॉर सेक्टोरल रोटेशन इन माय ओपिनियन, बिकॉज सम ऑफ द स्टॉक्स, चाहे वो डिफेंस पैक उठा लें, चाहे वो शिप बिल्डिंग पैक उठा लें, राइट, एंड सम फ्यू पावर कंपनीज अगर हम उठा लें, राइट, एंड सम पीएसयूज हम उठा लें, तो यू विल सी कि दे वेंट टू ऑलमोस्ट 100, 120, 130 पी. एंड मार्केट को बहाना चाहिए होता है प्रॉफिट बुकिंग का. तो बहाना मिल चुका है कि एफआईआई सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है. तो नाउ व्हाट विल हैपन कि दिस इज अ मार्केट वेयर यू विल सी कि अगर एक कंपनी की 2% भी डीग्रोथ आ रही है ना, उसका स्टॉक प्राइस 20% गिरेगा. अगर एक कंपनी के 5% भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, अच्छे रिजल्ट आ गए, तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस फ्लैट होएगा. अगर एक कंपनी का एक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट आ रहे हो तो भी स्टॉक प्राइस गिरेगा. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट इन दिस रिजल्ट सीजन? आप सबने ये चीज ऑब्जर्व करी. अच्छे रिजल्ट आ रहे तो स्टॉक फ्लैट है, खराब रिजल्ट है तो लग रहा है कंपनी बंद होगी कल. It's something that you'll observe. Like I have personally observed a couple of businesses where the growth rate was 60-70%. The 60-70% growth rate के बाद भी the stock was flat, right? So that is what is happening right now, because see, this is the data over 7 months. They did 2,70,000 crores of selling. And now let's look at this data. This is the highest ever selling FII has done in any month, right? In the history of Indian stock markets, they've sold equity worth 1 lakh crores, right? And DIIs have bought equity worth 97,000 crores. पॉइंट ये नहीं है कि DIIs खरीद रहे हैं. पॉइंट ये है कि जब इतनी मैसिव सेलिंग होती है तो एनीवेज और एनी टाइप का आपका कोई भी स्टॉक हो, आपका करेक्शन आने ही वाला है. चाहे उस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हो. जैसे कहीं मेरे को कल परसों बता रहा था कि डिक्सॉन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, आई थिंक कुछ 200-300% पैट ग्रोथ आई है, बट फिर भी द स्टॉक वाज आई थिंक डाउन 13-15% इंट्राडे, बिकॉज आई थिंक वैल्यूएशन 220 पी पे चला गया था, बट अब 139 पी पे वैल्यूएशन आया उसका. बट अगेन, अगर इतनी मैसिव सेलिंग आती है तो व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट इन द वेरी नियर टर्म, दैट इज 1-2-3 months, द मार्केट्स का फैब्रिक भी चेंज होने लग जाता है. एंड ऑल्सो क्या होता है कि a lot of time fundamentals take a back seat when such amount of selling comes in. This will be a very good period. This will be a very good time period for investors who are able to spot businesses जहाँ पे 2-3 years की आपको tailwind दिख रही है, जो आपके खुद की वॉच लिस्ट कंपनी है वो आपको डिस्काउंट पे मिलने लग जाएंगी. बट यहाँ पे देखिए दो तरीके के इन्वेस्टर होंगे. एक इन्वेस्टर है जो 2020 कोविड के बाद आया, जिसने सीरियस करेक्शन आज तक मार्केट में नहीं देखी, 15-20-25% ड्रॉडाउन नहीं देखा. एंड ऑल्सो जिसके पास पोर्टफोलियो लेवल अप्रोच नहीं है. पोर्टफोलियो लेवल अप्रोच का क्या मतलब है? देखिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर जब मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 स्टॉक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन अ रिटन पेपर आई कैन से कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3-4 स्टॉक्स विल ऑलवेज शो नोशनल लॉसेस. ऐसा होता ही होता है. दिस इज द नेचर ऑफ स्टॉक पिक. ऐसा नहीं है कि ऐसा सारे 20 आपके प्रॉफिट्स में आएंगे. ऐसा भी कभी कभी मार्केट साइकिल्स में आता है. बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 4-5 स्टॉक्स आपके लॉसेस में होंगे ही होंगे. Because see, again, markets are like this. कभी कभी कंपनीज के अर्निंग्स अच्छी नहीं आती, कभी अर्निंग्स ज्यादा अच्छी आ जाती है. बट पोर्टफोलियो लेवल अप्रोच लेना बहुत जरूरी है. बट इस टाइम पे एक चीज जो मैं जरूर करूंगा कि इस टाइम पे मैं आपको एक डेटा दूंगा विच आई जस्ट आस्क ऑल ऑफ यू. आई थिंक अभी आप लोग कुछ पहले वेबिनार पे भी थे. एसएमई इंडेक्स का पी रेशियो क्या चल रहा है? कैन एनीवन गिव मी अ ब्रॉड कैलकुलेशन? जो निफ्टी एसएमई इंडेक्स है उसका पी रेशियो क्या चल रहा है आज? कैन एनीवन गिव मी एन आइडिया?
द आंसर इज एसएमई इंडेक्स का जो पी रेशियो है इस टाइम पे 116 टाइम्स पे चल रहा है. गाइस, दिस इज नॉट द टाइम टू बी इन कंपनीज जहां पे आपको बहुत क्लियर कन्विक्शन नहीं है. I'm telling you this is not the time because see you'll see stock price falling and B what will happen is that कि जब stock price गिर रहेगा तो you'll ask yourself कि क्या मैं इसको average down कर लूँ या ना करूँ. And some of you who are new to investing, I'm pretty sure what you'll do is that you'll put 20-30% of your capital in a company which keeps falling weekly. Right? Don't do that. This is not a market to do that by any means of imagination. Don't do it. Because again, we are coming off a high base of starting valuations. हम above average Nifty level पे थे. हम वेरी अबव मतलब ऑब्सीन वैल्यूएशंस पे एसएमई लेवल पे थे. कई लोग मेरे को पता है बहुत फैशनेबल है कि हम सब एसएमई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू बी ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस एट द मोमेंट. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको बहुत क्लियर ट्रिगर्स होने चाहिए दिमाग में कि अगर स्टॉक गिर भी रहे तो आपको डर नहीं लग रहा. बट कोई आप में से होपफुली नो वन इज एवरेजिंग डाउन क्रेजीली इन अ स्टॉक दैट इज फॉलिंग. इज एनीवन डूइंग दैट इन द कमेंट्स? जो न्यू इन्वेस्टर कोई ऐसा तो नहीं कर रहा. Don't do it, right? Don't do it in terms because this is not a market to do that. Because see, market का अभी स्ट्रक्चर टूट गया है. स्ट्रक्चर कैसे टूटा है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये स्ट्रक्चर इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो अगर हम डाउ थ्योरी कई लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं अप ट्रेंड है, साइड ट्रेंड है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड है. तो अगर हम प्राइमरी ट्रेंड अगर हम मार्केट का देखते हैं तो प्राइमरी ट्रेंड वाज निफ्टी 50 वाज फॉर्मिंग हायर हाइज सिंस March 23. बट दिस ट्रेंड ऑफ हायर हाइज हैज बीन ब्रोकन. अगर आप वीकली वी स्टॉप देखते हैं जो हमने आपको सिखाया, तो वीकली वी स्टॉप आपको ये ऑटोमेटिकली दे देते हैं. बीच में भी एक साइडवेज ट्रेंड आया था बट इस बारी बहुत क्लियर हेड एंड शोल्डर बेसिकली ब्रेक डाउन है निफ्टी 50 में. तो बेसिकली इट्स नॉट अ टाइम टू बी वेरी अग्रेसिव फर्स्ट इन योर सैटेलाइट पोजिशन. अगर कहीं आप ऐसे स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं वेयर अगेन नो सिंपलर वर्ड्स टू पुट इट, जहां पे आप पंटिंग कर रहे हैं कि यार इसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कंपनी ऐसी है, उसने कहा था, इसने कहा था, तो मैंने ले ली. Not the time to do that. If starting valuations are high, if the earnings growth are less, again the stocks will get punished. I was looking at some of the businesses. एक कंपनी है Pondy Oxide का earnings आया, मेरे हिसाब से earnings अच्छी थी. But how many of you observed how much it has fallen since then? क्योंकि उन्होंने QIP अनाउंस करा 250 crores का, fallen by almost 30% or above. I think 1200 का stock has gone to 840, 850. So idea is that no. Again, you're getting the wrong point. Idea is कि you should have a portfolio diversification. Don't take any one stock and keep averaging down it ताकि वो 20-30% बन जाए पोर्टफोलियो का. इस टाइम में मत करना, क्योंकि बहुत लोग जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो गेम से आउट ही इस वजह से होते हैं, क्योंकि वो एक स्टॉक लेते हैं जो गिर रहा होता है, उसमें 30-40% ऑफ देयर कैपिटल डाल देते हैं एंड गेम से फिर क्या होता है, परमानेंटली आउट. क्योंकि बाय चांस अगर वहां पे कुछ एक्चुअली में फंडामेंटली खराब हो गया 1-2 साल के लिए, देन क्या होता है कि किसी के पास पेशेंस तो है नहीं 4-5 साल के लिए होल्ड करने का. फिर 1-2 साल में पीपल गेट डिसअपॉइंटेड एंड देन दे स्टॉप स्टॉक पिकिंग. पोर्टफोलियो लेवल अप्रोच लेना इस टाइम पे इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर टाइम्स, बिकॉज सी दीज आर वॉलेटाइल टाइम एंड वॉलेटाइल टाइम्स में ही अपॉर्चुनिटीज बनती है. बट समटाइम्स बिकॉज नाउ द फैब्रिक ऑफ द मार्केट इज चेंजिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है कि एक बंदा मार्च 23 से लेके अभी तक सेम कपड़े पहन रहे हैं, तो अब क्या आएगा, उसके अब कपड़े आप धुलने फेंकेंगे वॉशिंग मशीन में, राइट? तो वापस कपड़े धुल के बाहर आएंगे, राइट? तो मार्केट की अभी वही चीज हो रही है. अब आप देखेंगे सेक्टर्स विल स्टार्ट रोटेटिंग, माने अब डिफरेंट सेक्टर्स विल स्टार्ट कमिंग टू फोर. तो इस टाइम पे वो टाइम नहीं है कि आप बहुत एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ले ले इन द विनर्स ऑफ द पास्ट बुल मार्केट. विनर्स ऑफ द पास्ट बुल मार्केट क्या है कि अगर आज कोई डिफेंस कंपनी 120, 130, 150 की पी की ओन कर रहा है, दैट्स द विनर ऑफ द पास्ट बुल मार्केट. तो वहां पे अगर आप लाइक ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ले रहे हैं तो यू आर इन फॉर ट्रबल. सेम गोस फॉर अगर आप कोई रेलवे कोई मतलब वैगन की कंपनी 100 की पी पे लेके बैठे हुए एंड वहां पे रिजल्ट्स अभी फ्लैटिश आ रहे हैं, एंड इफ यू टेक एन ऑब्सीनली कॉन्सेंट्रेटेड बेट 20-30% ऑफ योर कैपिटल डाल दिया, एवरेजिंग डाउन कर रहे हैं, तो यही टाइम होता है जब आप गेम से बाहर होते हैं. और निफ्टी 50 अब देखेंगे 3 साल बाद फिर भी ऊपर जा रही हुई, या तो NSE 500 आप देखेंगे 2-3 साल बाद फिर भी ऊपर होगी, बट आप गेम से आउट हो जाएंगे. तो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो दिस इज नॉट द टाइम टू गेट ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द विनर्स ऑफ द पास्ट. यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? जस्ट ड्रॉप अ एलियस इन द कमेंट्स कि पास्ट विनर्स में ओवर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे इस टाइम ऑफ द मार्केट साइकिल में, अगर पहले एलोकेशन नहीं ली थी तो. बिकॉज विनर्स चेंज, bull markets have new winners, have new sectors. Yes, this you have to understand because see a lot of your new retail investors जिन्होंने 2020 के बाद लोग आए, आपको ये समझना पड़ेगा. देखिए ये चीज आपको बहुत जरूरी करनी है, क्योंकि रीजन भी कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है. तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि
some of the sectors where the money has see DIs की बाइंग भी हो रही है, हो सकता है DIs दूसरे सेक्टर ले रहे हो, तो जहां से पैसा निकल रहा है हो सकता है वहां से परमानेंटली निकल रहा हो उस टाइम पे, राइट। तो जब बबल डिफ्लेट होता है तो डिफ्लेट होने की स्पीड ज्यादा तेज होती है वर्सेस इन्फ्लेटिंग। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप बबल को इन्फ्लेट करते हैं ज्यादा टाइम लगता है या डिफ्लेट करने में? डिफ्लेट में तो बस एक पिन मार देनी है, एग्जैक्टली। तो डिफ्लेट करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। बट नाउ लेट्स लुक एट द BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल्सो। सी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं अभी, there is no denying that. Return on equity for NSE 500 is close to 16 to 17%. पीक हमारा 22% रहा है। बट जो 2003 to 8 की भी साइकिल थी, 2005 was a very bad year for that cycle, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे भी कुछ आई थिंक ऐसे ही हुआ था, मॉनसून इलेक्शन, ये सारी चीजें, हीट वेव्स। बट वहां पे भी एक साल ऐसा जरूर आया था जब चीजें खराब थी। आज भी अगर हम देखते हैं तो सेम, अगर आप देखते हैं अक्टूबर 2021 के बाद जो सेलिंग हुई, you can just look at the small cap BSE small cap index मिले जो होता है, right, for small cap मिले जो है, if you look at it, it went into slightly sideways to a downtrend. And this lasted for a period of almost I think अगर आप 21 अक्टूबर से लेते हैं, it lasted till 23 मार्च। तो ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 14 to 15 मंथ्स के आसपास, आई थिंक उससे भी ज्यादा ही, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के आसपास दिस ड्रॉडाउन लास्टेड, राइट, मतलब साइडवेज ट्रेंड लास्टेड। करंटली ऑल्सो वीकली वी स्टॉक जस्ट नेगेटिव गए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, and it is taking support at 30 weekly EMA. At a 30 weekly EMA पे BSE small cap index support ले रहे हैं। Yes, there are a lot of opportunities still which exist, but broadly अगर देखिए टॉप डाउन, मैं ऐसे बार बार मैं कहता हूँ, अगर विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, इज अ फिनोमिनल बैट्समैन, राइट, तो आपका स्टॉक विराट कोहली भी हो सकता है, बट अगर पूरे टाइम मैच के अंदर ही बारिश आ रही है तो मैच में बहुत स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स होंगे। सेम मार्केट्स में भी ऐसा ही होता है। तो भी टॉप डाउन पिच खराब हो रही है, तो टॉप डाउन अगर पिच खराब हो रही है तो बॉटम्स अप, इवन इफ यू हैव अ विराट कोहली बैट्समैन, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यू शुड मॉडरेट योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड। मॉडरेट क्यों? क्योंकि लोगों क्या आजकल, मतलब मैंने आजकल कॉन्फ्रेंसेस में जाना बंद कर दिया। कल मेरे को CFA की कॉन्फ्रेंस पे जाना था, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ लोग क्या कहते हैं, यार अगला 2-3 बैगर क्या है, अगला 5x क्या है, मतलब कोई नॉर्मल बात ही नहीं करता बंदा आजकल, सीधा कहते हैं 5-7 टाइम्स कहाँ पे पैसा हो जाएगा। मेरे को लगता है कि मेरा खुद का एनवायरमेंट बहुत खराब हो जाता है ऐसे ज्यादा इंटरेक्ट करने से, तो इसलिए थोड़े दिनों के लिए कॉन्फ्रेंसेस बंद कर रखी है, राइट। तो मतलब दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बट दैट इज समथिंग, दैट इज द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन पीपल आर कैरिंग। कौन कौन कहते हैं कि मतलब आपने किस किस से सुना कि अगला 5 बैगर बताया यार, कहाँ पे बच्चा अगला 5 बैगर बन सकता है? कौन कौन ये एक्सपेक्टेशंस ऑब्जर्व कर पाए आजकल? किसी से पूछो कि यार, मतलब एक्चुअली में लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स यू स्पीक टू, इट इज एवरीवेयर, मतलब इट्स नॉट, इट इज ऑल्सो इन द SOIC टीम ऑल्सो, लाइक इफ आई टॉक टू सम ऑफ द पीपल, they might listen to this webinar afterwards. अगेन जहां पे हम 15-20% लोग केगर की बात करते हैं, वहां पे आज क्या कह रहे हैं कि अगला 7 बैगर बताओ यार, अगला सोलर सेक्टर क्या है, जहां पे 180 की पी चल रही है कि सोलर सेक्टर में और क्या करे, 100 की पी पे कोई मॉड्यूल मैन्युफैक्चर लिस्ट हो रहा है तो वहां पे ले या ना ले, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आ रहे हैं, विच इज लाइक समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। हाँ होता है, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में भी पैसे क्रिएट होते हैं, देयर आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन 5-7। वैगन स्टॉक्स में भी सेम स्टोरी थी, क्या 100 की पी है 200 की हो जाएगी, व्हाट हैपेंड, डीरेटेड, राइट। सो अगेन यहाँ तो बहुत निम्बल फुटेड रहिए, बेचने का काम बहुत अच्छे से कीजिए, राइट। यहाँ तो इस मार्केट एनवायरनमेंट में हो सकता है आपकी चर्न भी बढ़ जाए, बट इस मार्केट एनवायरनमेंट में ऑब्सीन रिस्क लेने का समय नहीं है, बिकॉज ब्रॉड रिजल्ट्स हैव बीन वीकनिंग। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सी दिस दिवाली देयर आर फ्यू थिंग्स दैट एन इन्वेस्टर मस्ट अंडरस्टैंड। कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अपॉर्चुनिटी बहुत इमेंस है, बट इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू कैप्चर। पहली चीज़ क्या है कि आपको अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू शुड नो हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। फोर्थ थिंग है कि आपके पास ऐसी बुल मार्केट के अंदर एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे बिजनेसेस का वैल्यूएशंस बहुत हाई चल रहा है। एंड फिफ्थ थिंग है कि यू शुड नो हाउ टू फिल्टर अ स्टॉक, एंड साथ साथ फाइनली यू शुड नो कि डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है। ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम लाइव संडे क्लासेस भी करते हैं, विच इज इंक्लूडेड इन द SOIC मेंबरशिप। तो ऑल पास्ट लाइव क्लासेस आर ऑल्सो देयर इन द मेंबरशिप, एंड ऑल अपकमिंग लाइव क्लासेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। As a part of a Diwali offering, we have an exclusive discount which will run for the next 7 days, and you can just use the coupon code Diwali when you're signing up for the membership. The link to register for the SOIC membership is there in the description below, and this is an exclusive offer.
विद दिस लेट्स गो बैक टू द वीडियो एंड हम मार्केट का वापस टेम्परेचर चेक करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक इंडेक्स से जो मैं अभी बहुत क्लियरली अवे हूँ, राइट, मतलब देयर आर 2-3 एसएमई कंपनीज विच वी आल्सो ट्रैक, जहां पे हो सकता है मल्टीपल्स आज भी चीप हो, बट मैं इस स्पेस में अभी क्या डर लगता है कि इस स्पेस में बहुत सारे हीरो निकल के आए लास्ट 4 इयर्स में स्टॉक्स के टर्म्स में। बट अगर हम इस स्पेस का ओवरऑल स्टार्टिंग वैल्यूएशंस देखते हैं, इट्स नॉट फेवरेबल बाय एनी मीन्स ऑफ इमेजिनेशन, राइट। तो एनएसई निफ्टी एसएमई इमर्ज इंडेक्स देखते हैं, इट इज एट 112 टाइम्स अर्निंग्स, प्राइस टू बुक इज एट 10.5 टाइम्स, राइट। डिविडेंड यील्ड इज नथिंग, मतलब एसएमई कंपनी डिविडेंड नहीं देती, whereas BSE SME like index is at 52 times, right? मतलब to me it just looks crazy, मतलब it's literally definition of like froth, and the highest amount of stocks which have corrected by more than 50% belong to this type of index. तो यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है, क्या ऑर्डर आ गया, टेंडर आ गया, ये हो गया, लाइक देयर वाज वन एसएमई कंपनी जिसने बोला कि हमने 2000 करोड़ का ऑर्डर विन करा है। मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही कि जब आप बिडिंग करते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने इतने बड़े ऑर्डर्स पहले कंप्लीट करे, तो ऑर्डर है भी या नहीं है ये नहीं पता। बट इस स्पेस से फर्स्ट जिससे मैं कॉशियस होऊंगा, दिस इज दिस स्पेस। मतलब अगर किसी की बहुत बड़ी एलोकेशन आज एसएमई इंडेक्स में, एंड यू आर लुकिंग एट सम ऑफ द कंपनीज व्हिच आर एट 100-200 टाइम्स अर्निंग्स, आल्सो टू रियलाइज कि आपके पास कोई स्पेशल इनसाइट नहीं है। देखिए, जो लोग एसएमई इन्वेस्टिंग करते हैं उनके पास स्पेशल इनसाइट्स क्या होती है कि मैनेजमेंट साथ ही जाके बैठ जाते हैं, लाइक हर क्वार्टर में जाके मैनेजमेंट को मिलेंगे, एजीएम्स में जाएंगे, हर एग्जीबिशन में जाएंगे, तो बस एक स्पेशल इनसाइट होता है जिससे दे कैन होल्ड। बट अगर आप स्क्रीनर देख के या कोई ऐसा टूल देख के एसएमई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ईदर हैव योर एलोकेशन डन वेल, मतलब बहुत बड़ी एलोकेशन मत कीजिए जिससे अगर वहां पे लॉस भी ज्यादा मोटा हो जाए तो दुख ना हो। लास्ट 3-4 ईयर्स में सबने पैसे कमाए, बट अगर लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख ना हो। बट सेकेंडली, अगर इस स्पेस में आप देख रहे हैं कोई कंपनी 120-130 की बी पे, क्योंकि यहाँ पे टीटीएम भी हमेशा एलिवेटेड लगती है, तो यू नीड टू हैव स्पेशल इनसाइट्स ऑन दैट बिजनेस कि व्हाई इट विल ग्रो फ्रॉम देयर, राइट। बट जहां पे ब्रॉड पिच खराब हो चुकी है अभी, राइट, जहां पे ब्रॉडर पिच अभी खराब हो चुकी है, वहां पे बार बार विराट कोहली पे बेट करना शायद से रीजनेबल ना हो, क्योंकि कभी कभी विराट कोहली भी आउट हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यूएशन जो है, इट इज नॉट फेवरेबल इन दैट स्पेस एनीमोर। हाँ, मतलब सी ड्रॉ डाउन में क्या होता है, द सेक्टर्स और द इंडिसेस which have the see SME businesses, some of them are really good entrepreneurs, no doubt. Like I also respect a lot of the entrepreneurs, but because you can do work and you can meet them, meet the promoters, you can get an idea. But if you're just a retail investor who's looking at screener and doing investing in SME, you don't have a special insight into the business कि ये लोग कर क्या रहे हैं, it's a risky place at this point of market juncture, क्योंकि सबसे पहले इवेपोरेट क्या होता है, सबसे वीक बिजनेस मॉडल्स जो SME में बहुत सारे हैं, राइट। तो वीक बिजनेस मॉडल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे SME में, ऐसा नहीं है। Then let's look at some of the broader market valuations. So Nifty 500 का 25 टाइम्स का अर्निंग्स चल रहा है, 25.7 टाइम्स का। जब लास्ट टाइम यहाँ से रिवर्सल आया था, राइट, तो निफ्टी 500 में भी रिवर्सल आया था, क्यों? तभी भी जब रिवर्सल के टाइम पे 25 to 26 टाइम्स अर्निंग्स चल रहा था, एंड इट वेंट थ्रू अ टाइम करेक्शन। आई थिंक टुडे आल्सो द सिचुएशन सीम्स राइट फॉर टाइम करेक्शन इन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, बिकॉज योर अर्निंग्स विल स्टार्ट विल बेसिकली अर्निंग्स आपकी विल स्टार्ट बैकफिलिंग इनटू द प्राइस। निफ्टी 500 को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो एक बार अगर हम निफ्टी 500 का भी देखते हैं, जस्ट ओवर इट विल गिव यू एन आइडिया कि अगर निफ्टी 500 का भी आप आइडिया देते हैं, 25.7 टाइम्स अर्निंग्स में, whereas अगर आप पी रेशियो देखते हैं निफ्टी 500 की ओवर द लास्ट 5 years ऑल्सो, तो अगेन दिस ऑल्सो आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, यहाँ पे जब शायद से राइट दिसंबर के आसपास 23-24 टाइम्स अर्निंग्स पे जाता था जब, तो आई थिंक इट वेंट इनटू ऑलमोस्ट अ साइडवेज ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 1 year. We are looking at a similar market situation because it has recently fallen to 25.65 times, right? बीच में जब ये 20-21 टाइम्स के आसपास आया था, मेरे हिसाब से आज की मार्केट में आपको 19 या 18 पी रेशियो की वेट नहीं करनी चाहिए। आज के हिसाब से अगर 20 टाइम्स या 21 टाइम्स टीटीएम पे पी रेशियो आ जाए, तो फॉरवर्ड में वो 17-18 टाइम्स की होगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर टीटीएम पे 20-21 टाइम्स पे आपको पी रेशियो दिखती है इंडियन मार्केट्स की, या वर्स्ट केस में 22 टाइम्स भी दिखती है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि हो सकता है कि इक्विटीज में और आपको बुलिश हो जाना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हो गए इंडिया में, राइट। आज से 6-7 साल पहले दिस वाज नॉट ट्रू, नाउ इट इज ट्रू बिकॉज योर आरओईज आर गोइंग अप,
राइट, और मार्जिन आर गोइंग अप, योर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज इन एन अपवर्ड साइकिल. बहुत लोग जो 2000 से लेके 2010 में सीरियस इन्वेस्टिंग करते थे, दे हैव द रॉन्ग मेट्रिक कि पी रेशियो आपका 16-17 होना चाहिए. बट इज हैपेंड कि 2000 से 2010 तक इकोनॉमिक बूम था, तो 2010 से 2020 तक एक एकदम बस्ट सिनेरियो था. माने आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, आपका ग्रोथ रेट वाज नॉट सेक्युलर, एंड थर्डली आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नहीं ग्रो हो रहे थे. 2010 टू 2020 के बीच में निफ्टी 50 का अर्निंग्स केगर वाज 4.5 to 5% CAGR, राइट. अभी सिर्फ 2-3 साल ही हुए हैं, देन व्हेन वी हैव एन ऑब्जर्व्ड अर्निंग साइकिल, हो सकता है वी गो थ्रू अ साइडवेज पैच. बट मैं मार्केट में बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूं, बट हाँ मैं ये एडमिट करता हूँ कि टाइम करेक्शन कैन टेक प्लेस. थोड़ा सा कैश अगर सबके पास हो, मतलब इन टर्म्स की अगर कोई पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो 20-21 टाइम्स निफ्टी लेवल पे या NSE 500 लेवल पे थिंग्स कैन लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, एंड वी आर नॉट सो फार अवे. आई थिंक अगर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, अगर आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, तो वहां पे अगर आपकी वॉच लिस्ट में करेक्शन हो रही है तो एनीवेज यू शुड एक्ट. But again, if you're doing passive investing, maybe 20 to 21 times P ratio on a TTM level is a new benchmark to use for putting in your lump sums, or basically looking at ETFs, right? In today's market environment, where the economy has improved. तो लास्ट मार्केट कैप्सूल में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख ली थी, जहां पे हमने निफ्टी की ROE, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट्स, जहां पे हम लोगों ने आपका वो भी देखा था कि लाइक डेट टू इक्विटी के अलावा आपके बेसिकली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की हम अपवर्ड साइकिल के अंदर हैं अभी. तो मार्केट्स में वी आर बुलिश फ्रॉम अ 3-4 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस वी कैन सी कि 10-12% करेक्शन आ जाती है तो पूरा फ्रॉथ खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट इन द लार्जर इंडिसेस, इन द लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, राइट. SME का मेरे को नहीं पता, क्योंकि SME में हो सकता है बिकॉज दिस इंडेक्स हैज डन फिनोमिनली वेल, हैट्स ऑफ टू ऑल द इन्वेस्टर्स ओवर देयर. दिस इज एन इंडेक्स वेयर यू माइट सी इवन फर्दर करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड अगर इकोनॉमी में ग्रोथ रेट्स रिवाइव नहीं होते तो, राइट, बिकॉज डाउन साइड कैन बी ह्यूज, राइट. सिमिलरली अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को डेली चार्ट्स पे देखते हैं, देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू लुक एट इट. तो RSI डेली लेवल पे हैज गॉन टू 28.61. दिस हैज हैपेंड पोस्ट नवंबर फॉर द फर्स्ट टाइम कि RSI बिलो 30 टाइम्स के चलेगी अभी, राइट. सो देयर इज एक्सट्रीम फेयर और एक्सट्रीम सेलिंग इन द मार्केट. और एक्सट्रीम सेलिंग क्यों हो रही है, उसके कपल ऑफ रीजंस है. एक तो स्लो रिजल्ट्स आए, स्लो रिजल्ट्स के आसपास जनरल इलेक्शन के बाद. सो आई वाज डूइंग दिस टफ विद परप्लेक्सिटी कि जनरल इलेक्शन के बाद देखते हैं तो 2019 में जब जनरल इलेक्शन थे तो 6.1% की ग्रोथ रेट थी 2018 to 19 में. पोस्ट इलेक्शन द ग्रोथ रेट फेल टू 4%, राइट. बिकॉज जनरल इलेक्शंस में क्या होता है कि तो पहली चीज 3 months के लिए कोई काम ही नहीं होता, राइट, क्योंकि आपके इलेक्शन में पूरी बॉडी पूरा गवर्नमेंट लगाता है. Then sometimes post also starting again 1-2 months लग जाते हैं to for all the ministries to come in and take place. Similarly 2024 के election में देखते हैं तो before the election 8.2% growth rate था, but Q1 में it slowed down to 6.7. Now RBI is saying कि Q2 में it will be 6.8% rate GDP growth rate. And H2 में they are saying things will start picking up. तो इंडिया में ये भी हुआ है कि H1 में elections influence था and monsoons थे. So election and monsoon combined have had an impact on the economic growth rate. See, जब भी economy की हम बात करते हैं तो economy grows like this. So there are these are the cycles. This is how the economy grows like. बीच में खराब साइकिल भी आती है, फिर then it grows like this. तो आज हो सकता है कि हम upwards ही जा रहे हैं, but upwards की जो हम एक ट्रॉफ साइकिल है, जो मिनी ट्रॉफ साइकिल है, आज हम उसके अंदर है, right? So this is the cycle that we might be into. See, I still believe that we are in a Goldilocks type situation जहाँ पे inflation in control है, growth rates अच्छी है, and corporate balance sheets are in check. बट यहाँ से अगर इकोनॉमी को रिवाइव होना है तो 2-3 चीजें होंगी. एक तो पहले आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. तो गवर्नमेंट कैपेक्स YOY 19% डाउन था इन द फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर, which will start picking up आई थिंक H2 के अंदर. तो गवर्नमेंट कैपेक्स हैज टू रिवाइव. जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो बजट है कैपेक्स का, दैट इज 20% हायर वर्सेस द लास्ट ईयर. I think it's very 11 lakh crores के आसपास का कैपेक्स है. Secondly, what has to come up is the private investments. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की रिसेंटली बहुत अनाउंसमेंट्स हुई है, राइट. तो दैट इज समथिंग दैट हैज टू पिक अप. एंड थर्डली व्हाट हैज टू पिक अप इज कंजम्पशन ग्रोथ रेट्स. तो कंजम्पशन की अभी ग्रोथ रेट्स अनीमिक रही है, बट ब्रॉड मार्केट ब्रेथ में क्या करेक्शन आई है अगर हम चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि लोएस्ट मार्केट कैप कंपनीज हैव करेक्टेड द मोस्ट. तो जो बिलो 1000 करोड़ मार्केट कैप में मोर देन 30% डाउन बट लेस देन 50% डाउन, 41% ऑफ द यूनिवर्स, अगर आपके पास बिलो 1000 करोड़ मार्केट कैप कंपनीज है तो योर 41% ऑफ द यूनिवर्स हैज करेक्टेड बिटवीन 30 to 50%. More than 50%, 12.5% of the universe has corrected. More than 10 and less than 30%,
is 40% of the universe is corrected. Are you holding any SME stock which has fallen 30 to 50% in the comments below? Right. So it's very normal because 41% of the index below 1,000 crore market cap companies with the correction. So there will be opportunities. पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रॉडली वहां पे सबसे ज्यादा भी इम्पैक्ट आ रहा है. हाँ, आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल फॉर पीएफ टू बी डाउन बाय 6, 7, 8 इवन 10%, राइट. पीएफ को डाउन होना इज वेरी नॉर्मल इन दिस सिनेरियो. फॉल फ्रॉम 52 वीक हाइस अबव 1,000 crore मार्केट कैप कंपनीज पे देखते हैं तो ऑन एन एवरेज मोर देन 22 लेस देन 30 इज द हाईएस्ट, राइट. तो मोर देन 20% करेक्शन तो आई है इवन अबव 1,000 crore मार्केट कैप कंपनीज में, जहाँ पे 32% ऑफ द इंटायर यूनिवर्स इज फॉलन बाय लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 20 एंड लेस देन 30%. राइट. सो लेस देन 10% फॉल में सिर्फ 9.71% है. इसमें कैसी कंपनीज है? इसमें कंपनीज है पेज इंडस्ट्रीज जैसी, एचडीएफसी बैंक जैसी, बजाज फाइनेंस जैसी, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी. जो आपके अल्ट्रा मेगा कैप्स है विच हैड अ बैड साइकिल ओवर द लास्ट 4 years, उनका लेस देन 10% फॉल इज 9.7% ऑफ द यूनिवर्स. Majority of those companies are there. Even some of them like Nestle India fallen a lot post the results, right? So this is how the breadth of the market is. Lower the market cap, worse of the fall in this type of scenario right now. Right now, lower the market cap, worse is the fall. Because see, they also go up like this. Now, what is happening is that कि इंडिया की जो Q2 की GDP ग्रोथ रेट है, अगर आप GST की ग्रोथ देखते हैं तो GST की ग्रोथ सिर्फ 4% थी ईयर ऑन ईयर, विच इज द लोएस्ट इट हैज बीन इन लास्ट सेवरल क्वार्टर्स. रीजन बीइंग बिकॉज अगेन हम एक इकोनॉमिक ट्रॉफ एनवायरमेंट के थ्रू जा रहे हैं जहां पे बैलेंस शीट्स तो अच्छी हैं बट ग्रोथ रेट स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड मॉनसून्स, राइट. तो जीडीपी डेटा भी जीएसटी डेटा भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड लास्ट 3 months में अगर हम देखते हैं तो लास्ट 3 months में apart from a nifty healthcare, pharma is the sector which is the strongest sector right now. Why pharma is the strongest? Can anyone tell me in the comments? Why is pharma the strongest sector at the moment? Cheaper raw material, margin expansion, Biosecure Act, CDMO business is doing well, exports are doing well in pharma, low starting valuations initially, bull market में नहीं चला, interesting, right? Government inactivity doesn't impact pharma, right? That is also true. लास्ट 3 months में देखते हैं तो इनिशियली पहले तो एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा ही अच्छा कर रहे थे, बट एफएमसीजी लास्ट 1 month में हैज फॉलन अ लॉट. रीजन बीइंग बिकॉज अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है एफएमसीजी की, राइट. वीकेस्ट हैज बीन पीएसयू, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, बैंक्स, कैपिटल गुड्स एंड ऑटो. दीज आर सेक्टर्स व्हिच आर लिंक्ड टू द कोर इकोनॉमी, राइट. ये कोर इकोनॉमी वाले सेक्टर्स है लास्ट 3 months में, राइट. तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 6 months में इफ यू लुक एट इट अगेन हेल्थ केयर विल स्टैंड आउट. तो हेल्थ केयर इज अ सेक्टर जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इज द हाईएस्ट, whether it's a monthly basis or whether it's a like 3 to 6 month basis. अब क्योंकि मेटल्स में बहुत करेक्शन आ गई थी तो लास्ट 1 month में और मेटल्स हैज आल्सो स्टार्ट कैचिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ. तो ओनली 2 sectors on relative strength stand out at the moment in this correction. One is metals, second is healthcare. Metals why? Because चाइना में स्टिमुलस की बात हो रही है. A lot of these metal prices are linked to what happens in the Chinese economy, right? So that is why like metals have done well. But metals में भी आपको देखना पड़ेगा कि जहां पे चाइना से डंपिंग हो रही है जिन मेटल्स में वहां पे एक इम्पैक्ट आ सकता है, राइट. बट हेल्थ केयर इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्टर, राइट. तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स सरप्राइजिंगली ओवर द लास्ट 3 months हैज डन वेल, राइट. बिकॉज स्मॉल कैप्स में सम ऑफ द कंपनीज हैव बीन रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, राइट. तो दैट इज ट्रू, राइट. सो वहां पे ये हो रहा है. निफ्टी हैज बीन फ्लैटिश ओवर द लास्ट 3 months एंड देखते हैं तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स इज एक्चुअली फॉलिंग लेसर देन निफ्टी आल्सो इन ओवर द लास्ट 1 month. That is something that is has also been happening, right? So small cap में still there will be interesting businesses which are there, but this is how the like मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो किसी का डाउन भी है 5-10% तो it is not something that is drastically different from what is happening in the economy or what is happening in the indices, क्योंकि indices ही इतना डाउन है, right? तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये इंपॉर्टेंस क्यों आपको समझाने की, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप अपना एक्टिव पोर्टफोलियो बना के चल रहे हैं तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता करेक्शन क्या होती, क्योंकि किसी ने देखी ही नहीं अच्छे से करेक्शन 4 साल में. बट अगर हमें यहाँ से 1-1.5 साल का फैब्रिक तो देखो चेंज हो चुका है मार्केट का, इतनी जब बड़ी सेलिंग आती है तो वो फैब्रिक चेंज होने के लिए आती है. तो फैब्रिक चेंज हो चुका है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डल चुके हैं. अब नया सेक्टर कौन सा बाहर निकल के आएगा वो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई. अभी तक रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बता रही है कि यार हेल्थ केयर एक सेक्टर है जो बाहर निकल के आ रहा है एंड हेल्थ केयर के अंदर हमें और काम करना चाहिए. दैट इज वन सेक्टर विच इज इमर्जिंग, राइट. तो ये तो बहुत हमें क्लियर अभी दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर, और कैसे सेक्टर्स इमर्ज होके आएंगे वो हमें गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे और नए सेक्टर्स आ रहे हैं. देन लेट्स लुकिंग एट सम ऑफ द कमेंट्री.
जो काफी इंटरेस्टिंग है एंड वील कवर सम ऑफ द रिजल्ट्स आल्सो। तो एक तो कमेंट्री की एफएमसीजी फर्म्स हिट बाय श्रिंकिंग मिडिल क्लास, नेस्ले इंडिया सीईओ। आई डोंट थिंक दिस इज द रीजन। सिंपल रीजन है कि ये बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज का क्विक कॉमर्स एक इनको ग्रोथ बूस्टर मिला था क्विक कॉमर्स से। रीजन भी क्यों? क्योंकि आज तक ये क्विक कॉमर्स पे कभी कन्वीनियंस प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहे थे लास्ट 3-4 ईयर्स पहले। तो लास्ट 1 ईयर में इन्होंने बहुत सेलिंग करी जिससे इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गई थी। यानी अगर 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी तो 10-12% आ रही थी, बिकॉज क्विक कॉमर्स इज अ न्यू चैनल विच गॉट अनलॉक्ड, राइट? तो नाउ दैट इज ऑलरेडी इन द बेस। एंड ऑल्सो व्हाट इज हैपेंड कि दिस ईयर बिकॉज वो बेस इफेक्ट के अंदर ऑलरेडी है, तो देखिए आप कितने साबुन खरीद के रख ले, इमरजेंसी में एक और मंगा लेगी ब्लिंकिट या जेप्टो से, राइट? तो यू कांट कीप बाइंग मोर एंड मोर सोप्स बिकॉज दैट इज इन द बेस। That is one of the reasons why you're seeing FMCG companies having slower growth rates. And this you can also cross check with Bajaj Finance con call. अगर आप Bajaj Finance con call देखते हैं, Bajaj Finance has said in the month of October, consumer discretionary spending for them, their loan product portfolio has grown by 21%. Basically that means कि discretionary products जो आपके consumer durable कम हो गया या ये चीजें होगी, कोई एसी खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, तो वहां पे अगर 21% ग्रोथ है तो एफएमसीजी में डिग्रोथ क्यों? बिकॉज एफएमसीजी में एक पेनिट्रेटेड कैटेगरीज है एंड बी जो आपका क्विक कॉमर्स का चैनल था that has already led to a bump up in sales, right? So it is not something that is which is basically it is a middle class phenomena. They can middle class is well and truly thriving in India. It is something that is a sector level phenomena. And also monsoons भी थी, जैसे Varun Beverages, which is in my opinion one of the best FMCG companies in India. I can be wrong, but Varun Beverages का भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट था that was 6-7% barely because they also blamed monsoons कि ट्रक ही नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाए। बट नाउ दिस इज फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मर कंपनी का कॉन कॉल। सो बॉटम्स अप हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर हैज बीन रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, बट कहीं पे वैल्यूएशन ऊपर नीचे आपको देखने पड़ेंगे। तो वोल्टाइम का ये अर्निंग्स रिलीज है। तो व्हाट दे मेंशन कि इंडिया का फैक्ट्री आउटपुट एज मेजर्ड बाय इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्जिनली फेल बाय 0.1% in August. This was index first contraction in 22 months. At the same time, the value of new investment projects announced grew 43% year on year to 5.5 lakh crores. This is again private capex. So 43% growth is there in new projects announcement, right? Which after contracting for previous 4 quarters indicates a prompt capex revival after elections. Hopefully momentum will be sustained and accelerated, right? So again this is an interesting trend about the economy. एक और interesting trend क्या है देखिए, मैं आपको ये सारी चीजें क्यों सिखा रहा हूँ ताकि आप इंडिपेंडेंटली भी कर पाएंगे। तो एक HSBC का एक डेटा होता है जिसको हम कहते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI, राइट? तो आप ये मनी कंट्रोल पे या फिर आप ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे देख सकते हैं। बेसिकली दिस इज द डेटा विच गिव्स यू एन आइडिया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैसा कर रही है, और ये हर मंथ रिलीज होता है डेटा। तो अगर आप चेक करेंगे तो दिस डेटा स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम जून टिल सितंबर। आई थिंक जब भी ये डेटा अबव 55 की रीडिंग होता है तो इट मींस दैट वी आर इन एन एक्सपेंशनरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? तो अगर ये डेटा 55 के अबव होता है तो आपके कैपिटल गुड कंपनीज, रियल्टी कंपनीज, ऑल दीज कंपनीज डू वेल, राइट? बट यहाँ पे अभी ये डेटा फॉर 3-4 months was contracting, but October is the first month where month on month it has started showing growth again, right? So again reversal in the growth rates in the economy. See देखिए what happens is that everyone is looking at one thing to assess stocks, that is earnings and earnings. And earnings and earnings कहाँ से आती है? By looking at some of these simple indicators. तो एक आप ये डेटा देख सकते हैं। देन सिमिलरली अगर आप आरबीआई के जो आरबीआई के गवर्नर है, अगर आप उनकी स्पीच सुनते हैं तो रिसेंटली व्हाट डिड दे मेंशन कि while India's second quarter GDP growth is awaited at end of November, RBI is now saying कि 20% lower growth होगी than 7%. But they are expecting कि Q3 and Q4 में the growth rates will accelerate to 7.2 to 7.3%, right? तुम्हारे Q3 में they're expecting 7.3% growth, Q4 में they're expecting 7.4% growth, जिससे पूरे साल की इकोनॉमी ग्रोथ 7% से ऊपर चली जाएगी। तो Q3 and Q4 in my view will be the strongest quarters, but you have to be careful क्योंकि मार्केट्स का फैब्रिक चेंज हो रहा है। जहाँ पे बहुत हाई स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हैं, अगर वहाँ पे अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आती है तो वहाँ पे आपके इम्पैक्ट हो सकते हैं। और भी डिफरेंट तरीके के इम्पैक्ट आ रहे हैं इस बारी अर्निंग्स में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग LT फूड्स और एप्कोटेक्स की कॉन कॉल सुन रहे थे। LT फूड्स के केस में बड़ी सरप्राइजिंग चीज हुई कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 1.6% से एक्सपैंड कर गया,
बट EBITDA मार्जिन 1% से गिर गया. वाई सो? बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस, क्योंकि वहां पे इसराइल ईरान की वॉर चल रही है, तो दिस इज अ जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट. What has happened is that ki freight costs increased even quarter on quarter, right? So this impacted their margins. I think 20 crore का impact था freight cost का. So exporters में don't be surprised if across exporters there is a freight cost impact. जैसे Apcotex के केस में they mentioned कि 6 to 7 times higher हो गया इनका export cost because of freight cost. Right? This is like year on year they're saying 6 to 7 times बढ़ा इनका export cost. Right? So this is also something that has been happening. बट ये तो आपको चीजें ब्रॉडर इकोनॉमी के बारे में बात हुई. अब हम यहाँ से देखते हैं हमें करना क्या है, हमें कैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहिए. तो पहले तो मैं इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टर्स के लिए बता देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ बिजनेस इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन हम देखेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं मार्केट में. बट जस्ट बिफोर आई गो देयर, एक मैं आपको डेटा और दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया में सप्लाई ऑफ पेपर कितना बढ़ रहा है. देखिए सप्लाई ऑफ पेपर बढ़ने से क्या होता है, I'll just open this and showcase it to you. Just a second. कि supply of paper के बढ़ने से क्या होता है कि what ends up happening because of higher supply of paper is that कि initially एक like जो temporary impact है वो तो आता ही आता है, right? Just a second, I'll just showcase this data to you कि last 2 weeks के अंदर ही कितनी सारी QIPs announce हुई हैं. So this is a list of QIPs which have been happening, right? Just over there. जैसे जोमेटो ने अभी 8500 करोड़ का QIP अनाउंस करा. गोदरेज प्रॉपर्टी की बोर्ड मीट हुई है QIP के लिए. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से 1500 करोड़ का QIP अनाउंस करा है. हिम्मत सिंह सीड ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का QIP अनाउंस करा है. आई थिंक 1000 करोड़ से भी ज्यादा का QIP है हिम्मत सिंह का. लेट मी जस्ट चेक द एग्जैक्ट अमाउंट. हिम्मत सिंह सीड में अगर हम चेक करते हैं तो कितने का QIP अनाउंस हुआ है. QIP अप्रूव हुआ है, पहले तो अनाउंसमेंट ही था, बट एक्चुअली में ये जो QIP का अमाउंट है, आई थिंक अभी 1000 करोड़ के आसपास इनका QIP का जो अमाउंट है, आई थिंक इन्होंने अनाउंस करा. आई थिंक 1000 करोड़ से शायद से ज्यादा फिगर थी, जैसे यहाँ पे दी होनी चाहिए, बट ठीक है. तो बट यहाँ पे इन्हें हिम्मत सिंह सेठ ने QIP अनाउंस करा है. सिमिलरली 361 वेल्थ मैनेजमेंट ने QIP करा है. तो अगर हम 361 का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे अर्निंग्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि 361 के वन ऑफ द हेड्स हैज लेफ्ट द बिजनेस, एंड बिकॉज ही हैज लेफ्ट द बिजनेस, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट की this is a relationship driven business, so it could impact their revenues by 6 to 7%, right? So they have also recently concluded a QIP of almost 500 odd crores के आसपास के इन्होंने QIP करा है. I never understood कि why they are doing a QIP, because I'll honestly tell you कि एक wealth management business में cash flows आते ही आते हैं, तो आपको QIP करने की जरूरत ही क्या है, right? Until unless you are aiming to monetize a higher market cap, right? So again यहाँ पे QIP हुआ है. Epigrel, which is a केमिकल कंपनी, यहाँ पे अभी QIP अनाउंस हुआ है, राइट? सो दे आर आल्सो डूइंग अ QIP. पशुपति कॉट स्पिन इज अनदर कंपनी, इसका मार्केट कैप भी कुछ नहीं है, वहां पे 300 करोड़ का QIP हो रहा है. स्काई गोल्ड में 200 करोड़ का QIP है. संसेरा इंजीनियरिंग में 600 करोड़ का QIP है. अडानी इंटरप्राइजेस में QIP आई थिंक कंप्लीट हुआ अभी 4200 करोड़ का. हाईटेक पाइप्स में QIP है 400 करोड़ का. सुंदरम क्लेटन में 350 करोड़ का QIP है. पारस डिफेंस में 500 करोड़ का QIP है. Right, Varun Beverages with 7,500 crores का QIP. It's a huge QIP amount, right? Nothing like, it's a huge one. Reason being because they still have the cash flows to fund their growth. If you look at their cash flows, they're doing almost 2,500 crore cash flow. इनका capex भी साल का 2-3 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं है, अगर हम यहाँ चेक करते हैं. I think 3,000 odd crores का capex है. So their I think balance sheet also had capacity to take some more debt. अगर ठीक है QIP इन्होंने करा, but again this is QIPs often lead to near term peaks for the stock. KEI का 2000 करोड़ का QIP है. KEI के प्रमोटर से किसी ने पॉइंट ब्लैंक पूछा कॉन कॉल में, आप QIP क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि हम पहले सोच रहे थे बैंक से लोन लेंगे, बट हम लोग अब QIP कर रहे हैं. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, आप कोई बता सकते हैं? कि आज हमारा स्टॉक महंगा है 70 की बीच में, तो हमें लग रहा है कि इक्विटी को इशू करके सस्ते पे पैसा रेस कर लेते हैं. तो प्रमोटर्स आर सीइंग इक्विटीज इज चीपर देन डेट. When this happens, so basically investors are even more bullish than the promoters. This is what it means. And a smart promoter will raise money and do capex, right? Aether Industries का again 750 crores का QIP आ रहा है. Craftsman का 1200 crores का QIP आ रहा है. It is also something which I never understood कि why do they need to do a QIP? Similarly, Sona Comstar का 2400 crores का QIP है because they are acquiring a company, right? Again, these QIP announcements are going wild. मतलब actually में 50 से 60 हजार करोड़ का QIP अनाउंसमेंट लास्ट 2 वीक्स में, कई सारे तो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है अभी. बट इफ आई जस्ट डू दिस स्क्रीनर सर्च QIP, राइट, तो अगर आप देखेंगे तो सी कि मतलब कुछ कंपनीज अगेन QIP पे QIP आपको दिखेगा यहाँ पे आ रही होगी. नहीं,
So again, QIP in itself might not be bad, but because a lot of market participants are doing QIP, it just signals is that there will be more supply of paper, and when a lot of supply of paper happens, it can lead to time correction in the markets, right? तो सिचुएशन मेरे ओपिनियन में इज राइट फॉर अ टाइम करेक्शन लाइक वी हैड इन 2021 नवंबर 2021 नवंबर के बाद क्रैश नहीं आया था, 5-10% की टाइम करेक्शन थी। तो आज भी मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है इतना क्यूआईपी और आईपीओ देख के और इतना सेलिंग देख के कि आज भी हम सेम मार्केट एनवायरनमेंट पे वापस एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस आदमी की एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है ही विल बी हैप्पी, जिसकी एक्सपेक्टेशन है 3-4-5 बैगर नहीं बन रहा वो उसके लिए मुसीबत चालू होने वाली, क्योंकि हर मार्केट T20 मार्केट नहीं होती, कुछ मार्केट टेस्ट मार्केट्स भी होती है। तो आज हम एक टेस्ट सीरीज वाली मार्केट के अंदर अब हम एंटर कर रहे हैं फॉर एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एंड दैट विल बी द बेस्ट केस आउटकम की हमारा टाइम करेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग एट सम ऑफ द डेटा दैट इज देयर? क्यूआईपी से इक्विटी बेस्ड ब्लोट होता है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ शेयर्स बढ़ती है, उसके बाद क्यूआईपी कंपनी करेगी क्यों जब महंगा स्टॉक हो आपका खुद का 60-70 टाइम्स का, राइट? क्यूआईपी के बाद और क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ जाते हैं तो करंट ईपीएस घट जाता है, तो पी रेशियो और भी एलिवेट हो जाती है, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स हैपन। या बिग आईपीओस भी अभी आ रहे हैं, जैसे हुंडई का है, अच्छी चीज क्या रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट हो गए, दे आर नॉट अप्लाइंग टू दोस लाइक बाय एनी टाइम, राइट? सो दैट इज ट्रू, करेक्ट। ब्रोकर्स के केस में नाउ वी विल एक्चुअली जस्ट गो सेक्टर बाय सेक्टर की, सेक्टर बाय सेक्टर क्या चल रहा है, दैट विल गिव यू इवन मोर आइडिया। टेस्ट मैच तो हार गए हो, तो इंडिया टीम नहीं अच्छा खेली तो क्या करें, राइट? तो सेक्टर बाय सेक्टर चलते हैं। देखिए पहले तो हम चलते हैं कि हमें ब्रॉडर मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। तो आई विल जस्ट ओपन अ एक्सेल शीट एंड वील जस्ट फर्स्ट लुक एट इट। यहाँ पे हम आते हैं, करेक्ट। तो आज हम पहले चलते हैं एक निफ्टी के लेवल पे चलते हैं, कहाँ पे इट विल स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव। ट्रेंड लाइन देखते हैं। देखिए मैं इकोनॉमी पे बहुत बुलिश हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट हाँ बुलिशनेस का मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंडली जाके 200-300 के पी वाले स्टॉक्स ले लूंगा, बट बुलिशनेस का मतलब ये है कि येस आई एम लॉन्ग टर्म बुल ऑन द मार्केट्स, बट येस नियर टर्म में प्रॉब्लम्स हो सकती है अभी, मतलब टाइम करेक्शन। तो निफ्टी 50 का ईपीएस 1072 के आसपास है। तो निफ्टी 50 ईपीएस इज 1072, राइट? एंड निफ्टी 50 का आज क्या मार्केट कैप है, निफ्टी 50 का आज क्या बेसिकली अपना प्राइस चल रहा है? तो निफ्टी 50 आज चल रही है ऑलमोस्ट आपकी 24,180 पे, 24,180 पे। Assuming this EPS grows at a rate of let's say long term average, अगर हमारा इकोनॉमिक बुल मार्केट भी रहता है तो अज्यूम करते हैं यार 14% CAGR पे ग्रो करती है। अजम्पशन है निफ्टी 50 का EPS 14% CAGR पे ग्रो करते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करती है ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। यहाँ पे हम एक सिंपल अजम्पशन लेते हैं कि अगर ये अपना जो फिगर है 1072 का, ये कितने से बढ़ेगा? तो ऑलमोस्ट वो बाय 14%, राइट? तो नेक्स्ट ईयर्स तो इसको 1.4 करते हैं आप इजी करने के लिए, फिर इसको वापस इंटू 1.4 करते हैं, राइट? फिर इंटू 1.4 करते हैं एंड फिर इसको वापस इंटू 1.4 करते हैं। हमारे पास जो फिगर आएगी ईपीएस की दैट इज 1588 रुपीज इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, राइट? तो ये हमारा ईपीएस होगा। अज्यूम कर दें कि उस टाइम पे आपका एक एवरेज हम एग्जिट बना दें, एक 20 टाइम्स निफ्टी पे एग्जिट बना दें, एक 22 टाइम्स पे बना दें। तो फर्स्ट लेट्स डू 20 टाइम्स, लेट्स डू 22 टाइम्स, इसको करते हैं इंटू 20, तो हमारे पास 31,764 की निफ्टी आती है। देन हम इसको करते हैं राइट जस्ट इंटू 22, तो हमारे पास 35,000 की निफ्टी आती है, राइट? सो नाउ वेयर डज द रिस्क रिवॉर्ड स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव? व्हेन द आई थिंक इन माय ओपिनियन अगर किसी को निफ्टी में 12-14% टाइप केकर बनाना है, तो यहाँ से अगर निफ्टी 50 में 10% टाइप फॉल आता है, दैट इज वेयर योर लाइक जो आपका अगर निफ्टी का पी रेशियो 20-21 टाइम्स के आसपास आता है, दैट इज वेयर यूल एंड अप मेकिंग 12-14% CAGR विद इन निफ्टी इटसेल्फ। कैसे? अगर हम एक सिंपल एस्टिमेट लगा दें, राइट? अगर मैं यहाँ पे 24,180 का है, तो उसको हम सिंपली करते हैं जस्ट दिस इनटू 0.9, राइट? जस्ट दिस इनटू 0.9, तो 21,762 का निफ्टी आता है, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम फिर फॉर लमसम पर्पसेस निफ्टी विल स्टार्ट लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि फॉरवर्ड पे अगर हम देखेंगे तो फॉरवर्ड पे क्या आएगा कि अगर ये 1072 का ईपीएस अगर 14% पे ग्रो करता है, तो इसको इंटू 1.14 कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 12-22 रुपीज का ईपीएस नेक्स्ट ईयर होगा।
जिसका पी रेशियो फॉरवर्ड पे कितना आएगा, अगर पहले तो हम इस पे कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड पे क्या पी रेशियो है, तो फॉरवर्ड पे 19.8 टाइम्स के आसपास है। पर अगर हम 21,000 पे कैलकुलेट करते तो कितना आएगा फॉरवर्ड पे, ऑलमोस्ट 17.8 टाइम्स के आसपास का, विच विल बिकम अ वेरी चीप प्राइस। नाउ आई डोंट नो कि 24,000 पे ले या 21,000 पे ले, बट मैं ऐसे रेंज बना लूंगा। क्या रेंज बनाऊंगा? 21 to 23,000 के बीच में, कि दिस इज अ रेंज वेयर निफ्टी 50 इटसेल्फ विल स्टार्ट लुकिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि 23,000 निफ्टी पे अगर हम 23,000 निफ्टी का लेवल लेते हैं और उसको हम अगर बेसिकली डिवाइड करते हैं फॉरवर्ड ईपीएस से, राइट, जस्ट सेकंड, अगर हम 23,000 का निफ्टी लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं फॉरवर्ड ईपीएस से, तो आई गेट टू 18.8 टाइम्स अर्निंग्स, विच इन माय ओपिनियन विल स्टार्ट लुकिंग ओके टू चीप। मैं मार्केट कैप टू जीडीपी इतना क्यों नहीं देखता? बिकॉज प्राइस टू सेल्स इज अ मेट्रिक विच डजंट वर्क in a cycle where margins are expanding. See, price to sales will always expand whenever there is margin expansion. So price to sales is a horrible metric versus price to earnings. It is something that you must remember, क्योंकि US market का price to sales is elevated for the last 15 years now, because वहां पे high margin companies आ गई index में, right? So this is a metric which worked in early 2000s. Like again, fabric of the market changes, economy changes, right? तो आपको price to earnings पे ही देखना पड़ेगा। Right, so 21 to 23,000 might be a good range for a like अगर कोई निफ्टी इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ निफ्टी इन्वेस्टिंग में, इफ यू आर हैप्पी विद 12-14% केगर रेट्स, बिकॉज वी हैव जस्ट डन अ सिंपल फोरकास्टिंग कि फ्यूचर में निफ्टी में क्या हो सकता है या किस लेवल पे निफ्टी जा सकती है। इज इट क्लियर? एक बहुत सिंपल एग्जांपल ऑफ फोरकास्टिंग। इज इट क्लियर? यू कैन ऑल्सो टाइम योर म्यूचुअल फंड का लमसम यूजिंग निफ्टी को आप टाइम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Awesome, folks. Right, so this becomes a clear example to us. Now, going forward, I think हम लोगों का एक निफ्टी का डिस्कशन हो गया, फैब्रिक ऑफ द मार्केट का हो गया, अर्निंग्स का डिस्कशन हो गया। अब हम देखते हैं कि किन किन सेक्टर्स की क्या इंटरेस्टिंग अर्निंग्स आ रही है। अगेन आई विल जस्ट डिस्कस अ कपल ऑफ इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स विद यू कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। डजंट मीन इट्स अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बाय एनी मीन्स ऑफ इमेजिनेशन, राइट? तो यहाँ पे हम एक सिंपल, पहले हम एक बहुत एक छोटे छोटे बिजनेसेस से स्टार्ट करते हैं। So let's again, this is an interesting business model which I glanced upon. Is that of Infolian Research? It's just an example of a business, right? So what does this company do? It's an expert network, expert call का network है. Is anyone here from McKinsey? कोई McKinsey या किसी consultancy company से है इधर? EY से कोई है? I'm from Bain, nice. KPMG से. How many of you heard about GLG expert calls? हाँ, तो कई लोग GLG एक्सपर्ट कॉल के नेटवर्क पे होते हैं। जैसे मैंने आई थिंक हम लोगों ने पहले बहुत सारी GLG एक्सपर्ट कॉल्स भी करी हुई हैं, राइट? सो अगेन, सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि अगेन दिस इज वन ऑफ द कंपनी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। तो दिस इज द कंपनी विच इज लाइक GLG एक्सपर्ट कॉल नेटवर्क्स फॉर द इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो ये लोग यूएस में अपना नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं कि यूएस के एक्सपर्ट्स फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स लोग ये लेके आ रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्री है, नीच इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बिकॉज रिसर्च की बहुत नीड हो रही है। लाइक PMSs आ रहे हैं, AIFs आ रहे हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, कंसल्टेंट्स हैं, राइट? एंड यहाँ पे कॉस्ट इज चीपर, राइट? तो कॉस्ट इज लाइक 20-25% का डिफरेंस है, बट मोर देन कॉस्ट पीपल आर लुकिंग फॉर रियल एक्सपर्ट्स टू बी देयर। तो दिस इज एन इंडस्ट्री विच हैज डन वेल इन US। तो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ये इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है। इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, बोरोइंग जीरो है। बोरोइंग जीरो के आसपास एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंपनी के पास बैलेंस शीट पे नेट कैश है 34 करोड़ का। देखिए, अगर 54 करोड़ की बैलेंस शीट है, उस पर 35 करोड़ का कैश है, it just points to one thing, is that the business is a cash throwing machine, right? If you look at the cash flows. And इसके अलावा अगर आप चेक करते हैं तो ROC is through the roof. And also interesting thing is कि even at a small base, the company is doing earnings call. And इस क्वार्टर की जो earnings थी, year on year, the company has shown a very solid growth, right? So I think 6 crore का PAT था, which was 4 crore last year. So this is one of the companies which stood out in terms of earnings. Even though शायद से ये भी SME exchange पे listed होगी ये company शायद से, if I'm not mistaken. But again, you still see कि bottoms up, you start searching for businesses which are doing well, you start finding them. I think अभी शायद से 30 times earnings है. This is an example. Then capital market place में देखते हैं, चाहे वो CDSL का example हो, अभी हो सकता है elevated multiple पे हो, but CDL की earnings were very strong. I think this is very linked to the capital markets, right? But CDSL हो गया, again हम सब लोग बात करते हैं, अगेन ये देखो इसमें शैलो साइकिल्स आती है, जस्ट ओवर हियर इफ यू लुक एट इट, ये बीच में 3-4 क्वार्टर की शैलो साइकिल्स थी। अगर आप यहाँ चेक करते हैं कि जब मार्केट्स वर नॉट डूइंग वेल, देयर वाज दिस 4-5 क्वार्टर का शैलो साइकिल। व्हाट वी मस्ट रियलाइज इज दैट कि a lot of the times like these things in markets they happen, right? Shallow cycles के through businesses जाते हैं, but this is a company which is linked to capital markets,
एंड बिकॉज वी आर सीइंग इंक्रीजिंग इक्विटी पार्टिसिपेशन, लोग कह रहे हैं यार बैंक पे एफडी नहीं डालनी, इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है, तो फर्स्ट लेयर पे कैसे बिजनेसेस बेनिफिट करते हैं, लाइक सीडीएसएल टाइप्स, एनएसडीएल और सीडीएसएल टाइप्स. So they had very strong earnings, but I don't know when the party ends, if the stock market doesn't do well, and हो सकता है कि ऐसी पार्टी भी खराब हो सकती है जहाँ पे 4-5 क्वार्टर्स का शैलो साइकिल है. Right, that is also truly possible. Similarly, AMC businesses को देखेंगे तो AMC businesses had very strong growth rates, चाहे वो HDFC AMC हो, right, चाहे वो आपका Nippon Asset Management Company हो, right, because again operating leverage driven है, but again there are peak margins पे आज HDFC Life, HDFC AMC जैसे businesses, I think it's at peakish margin. It's very difficult for margins to go further up from here. राइट, तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ पे बेट करना पड़ेगा. तो मार्केट शेयर गेन ऑलरेडी हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि जब AUM बढ़ता है, क्योंकि लिंक टू मार्केट है, तो अगर मार्केट ही बढ़ रही है तो AUM भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो कैपिटल मार्केट प्लेस के अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज Q1 Q4 वाज वेरी गुड, राइट. तो ये रेयर व्यू मिरर पे चलते हैं, तो ये तो बहुत एक ऑब्वियस चीज है. देन इसके बाद अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट्स में किस टाइप के कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, किस टाइप के कंपनीज के अर्निंग्स खराब आ रहे हैं, राइट. तो अच्छे में देखते हैं, बहुत ही अच्छे में तो कुछ B2G बिजनेसेस के अच्छे आए, जैसे अगर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का फर्स्ट ये क्वार्टर है जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज हिट होनी स्टार्ट हुई है. 29% का ईबिटा आया है इस क्वार्टर के अंदर, एंड सेल्स ग्रोथ 22% की है. तो एक्चुअली में द पैट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड ईयर ऑन ईयर. तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग आ रही है और एक्चुअली में स्टॉक ने कुछ नहीं करा पोस्ट IPO. You see it's still in a like up and down chart because it's a B2G driven diagnostics company. Then Shakti Pumps का तो एग्जांपल था ही, वहाँ पे बहुत मतलब स्टेलर अर्निंग्स थी, बट अगेन इट्स टेंडर ड्रिवन बिजनेस. दिस बिजनेस हैज आल्सो फॉलन 90% इन द पास्ट मंथ्स. तो टेंडर ड्रिवन बिजनेसेस में अर्निंग्स आर फिरोशियस ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेड, राइट. तो अभी मार्जिन्स आर एक्सपेंडिंग बिकॉज रिन्यूएबल सेक्टर इज डूइंग वेल. PM कुसुम योजना इज आल्सो डूइंग वेल राइट नाउ. तो रिन्यूएबल एनर्जी में दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस व्हिच हैज रिपोर्टेड वेरी स्ट्रांग रिजल्ट्स. देन वीक रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं अक्रॉस, तो अगर आप बजाज ऑटो की अर्निंग्स देखते हैं, तो आई थिंक जस्ट पोस्ट द अर्निंग्स द स्टॉक इज फॉलन लाइक एनीथिंग. रीजन बीइंग बिकॉज लाइक जो गाइडेंस थी एंड साथ साथ जो मार्जिन्स थे, मार्जिन्स डिडंट एक्सपैंड. एंड दूसरी चीज जो गाइडेंस थी कंपनी की, गाइडेंस वाज मच वीकर देन व्हाट द मार्केट्स एंटिसिपेटेड, राइट. बट ये लोग कह रहे हैं कि फेस्टिवल अच्छा कर रहे हैं, तो टू व्हीलर विल अगेन स्टार्ट पिकिंग अप टुवर्ड्स द लेट एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. So it will be the same for two-wheeler auto ancillary companies, right? तो टू व्हीलर के वैसे नंबर्स अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एंड वीकर गाइडेंस, इस वजह से स्टॉक्स हैव नॉट डन वेल. देन कमिंग टू द वीकेस्ट एरिया ऑफ द मार्केट इज सम ऑफ द बैंक्स, लाइक चाहे हम इंडसइंड बैंक का एग्जांपल है. अब कई लोग कहते हैं लार्ज कैप से वॉलेटिलिटी नहीं होती. दिस मार्केट इज टीचिंग अस दैट कि it's not important whether company is a small, mid or large cap. Indian markets are also becoming more and more like US markets, especially in companies जहाँ पे float बहुत high है भाई. क्योंकि float high होने से क्या होता है कि more efficiency होती है. Like, जहाँ पे float cornered है वहाँ पे तो वैसी efficiency आपकी less है. तो इंडसइंड बैंक का, माइक्रो फाइनेंस का आपका GNPA बढ़ा, एंड जैसी GNPA बढ़ा तो द स्टॉक फेल बाय ऑलमोस्ट 20%, इवन दो इनका CV बिजनेस हैज डन वेल, राइट. बट इनका ओवरऑल GNPA बढ़ा. तो इट्स वेरी क्लियर कि माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल है दैट इज अगेन टर्न फॉर द वर्स, राइट. एंड माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल वर्स टर्न होती है, तो इस बार कोई मैक्रो रीजन नहीं था साइकिल टर्न होने का. इस बार 4-6-7 छोटे रीजन आ गए. यार ओवर लेवरेजिंग हो गई, इलेक्शन हो गया, मॉनसून हो गई, इकोनॉमी नहीं चली, अब मॉनसून के चक्कर में कई बिजनेसेस डिस्टर्ब हो गए. तो अ लॉट ऑफ दीज रीजंस कंबाइन टू क्रिएट दिस क्रिएट दिस मेस इन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, राइट. अगर आप IDFC फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं, so IDFC First, I think, anyways, I think it was one of the most aggressive lenders also when it comes to growth. But they had to do almost a 300 crore provisioning क्योंकि वो महाराष्ट्र के अंदर एक टोल का वेवर हुआ है, तो ये उनका अकाउंट था, उस पर 200-300 करोड़ का इनको प्रोविजन करना पड़ गया, राइट. So you can see कि how the trend of earnings, which was very linear and it was very good, right, but black swan event में it has fallen. बैंक्स में अगेन अनसिक्योर्ड एसेट क्वालिटी में एक इशू चल रहा है. पूना वाला फिनकॉर्प का एग्जांपल है, इज डाउन पे ऑलमोस्ट 20%. रीजन बीइंग व्हाई, अगेन सी going up stock chart can fool you in some of these leverage institutions. Reason being, again, there's a loss of 471 crores. Basically, new CEO आया है, वो पूरा फ्लश कर रहा है जो पुराना CEO का मिस्टेक्स था. That is what is initially taking place over here.
and it was also growing very aggressively. I think it was one of the fastest growing lenders. मतलब 70% growth, 90% growth. यार एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर सिस्टम, अगर इंडियन नॉमिनल जीडीपी 12-13% पे ग्रो करती है, हाउ कैन अ लेंडर ग्रो एट 90%? मैक्स टू मैक्स अ लेंडर शुड बी ग्रोइंग 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी. चाहे वो चोला का एग्जाम्पल है, बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल है, दैट्स अ मैक्स ग्रोथ रेट. चाहे वो अरमान फाइनेंस का एग्जाम्पल है, ओवर क्रॉस साइकिल, या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एग्जाम्पल है, राइट. ओवर क्रॉस साइकिल उनका ग्रोथ रेट 25-30% ही है. अब अप साइकिल में 40-45% भी हो जाता है, बट डाउन साइकिल में 5-10% ग्रोथ रेट होता है. क्रॉस साइकिल देखेंगे 25-30% ग्रोथ रेट. पर अगर एक लेंडर आके 90% केगर ग्रोथ दिखा रहा है आपको 2-3 साल से, पक्की बात है किसको लोन दे रहे, राह चलते आदमी को कि आते जाते लोन ले लो. इट्स अगेन दिस इज समथिंग विच इज रिस्की इन द फाइनेंशियल सेक्टर. सिमिलरली अब प्रॉब्लम के फाइनेंशियल सेक्टर में और भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन सम ऑफ द लार्ज कैप बैंक्स, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो, अलग हो, एक्स ऑफ ट्रेजरी आईसीआईसीआई बैंक का पैट हैज ग्रोन 7%. एचडीएफसी बैंक में पैट एकदम फ्लैट है. आई थिंक अगर आप उनका डीमर्जर को जो भी मर्जर वर्जर उसको अकाउंट करके साइड पे करें, तो आई थिंक यहाँ पे भी अगेन ये मर्जर हुआ है, क्योंकि इस वजह से शायद से हमें एक डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक्स दिख सकती है. बट यहाँ पे भी 5-7% ग्रोथ है. सेम स्टैंड ट्रू फॉर एक्सिस बैंक, राइट. तो ये मार्केट में पता है टफ चीज क्या है, कि जहां पे वैल्यू है वहां ग्रोथ नहीं है, और जहां ग्रोथ है वहां पे वैल्यू नहीं है. तो जो बीच का ग्रोथ प्लस वैल्यू स्पॉट है, दैट इज वेरी रेयर एंड दैट इज टफ टू फाइंड. तो उसमें भी कंपनीज है ग्रोथ प्लस वैल्यू में, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे पहले. पर ग्रोथ प्लस वैल्यू में भी हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी ग्रोथ इवेपोरेट हो सकती है. एग्जांपल लेते हैं अभी नुवामा का. इट्स सो हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड द बिजनेस ऑफ नुवामा? किस किसने नुवामा का बिजनेस पढ़ा है डीमर्जर के बाद से? So it's a business which has done well, right? Fairly well, right? So it's a business which has done fairly well. But one understanding which all of you must have is that I think 30-35% of the PAT of this business will be linked to what? Can anyone tell me in the comments? किससे linked होएगा 30-35% of the PAT मोटा मोटा? To the markets, to the capital markets. So what happens when capital markets don't do well? Drawdowns, right? So it is a risk that you must understand कि yes, growth plus value है, but growth again हो सकता है कि impact ना हो जाए. Again एक और business है Alicon Castalloy के नाम से, right? So Alicon Castalloy, this is another business which is there. गाइडेंस इनकी स्ट्रॉन्ग है बहुत कि हमारी ऐसी ग्रोथ आ जाएगी, वैसी ग्रोथ आ जाएगी. आई थिंक दे गाइडिंग फॉर 1600 करोड़ टॉप लाइन. आई थिंक गाइडिंग फॉर, आपको चेक करना पड़ेगा, 15% टॉप लाइन ग्रोथ विद सम मार्जिन एक्सपेंशन इफ एनीवन वांट्स टू रीड इट इंडिपेंडेंटली. Last 2 quarters में their growth has also been good. I think they've reported 31 and 24% type top line growth after several quarters of drawdown. But again, you have to understand that it's at the end of the day linked to passenger vehicle. If the PV cycle doesn't do well, what will happen to the auto ancillaries? Same stands true for Shriram Piston type. So Shriram Piston is also a company जहाँ पे growth ठीक आ रही है, valuation भी ठीक है, but again it is linked to the auto cycle, right? So beyond the point, we can't do anything if the auto cycle goes through a slowdown. It will be interesting to see कि ऐसी कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स में आके क्या करती है, क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल भी स्टार्ट करी है. लास्ट 4 कॉन कॉल्स आप पढ़ सकते हैं जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ थिंग्स. अनदर साइड ऑफ थिंग्स जहाँ पे अभी अर्निंग्स आई है, केईआई, पॉलीकैब और इन सब का एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए केईआई की अगर हम देखते हैं तो इट हैज फॉलन हाउ मच फ्रॉम द पीक, फ्रॉम 5000 to 3800, ऑलमोस्ट 24% ड्रॉडाउन, राइट. यहाँ पे आप देखें जस्ट पोस्ट अर्निंग्स देयर वाज अ मैसिव सेलिंग वॉल्यूम, राइट. एंड आल्सो इफ यू लुक एट इट, तो मार्जिन्स आई थिंक 10% के आसपास है केईआई के. बट पॉलीकैब का एग्जांपल लेते हैं, पॉलीकैब में भी ड्रॉ डाउन आया है पोस्ट अर्निंग्स. अगर हम चेक करते हैं, इसका भी एक बहुत सिंपल रीजन है, अभी 11% मार्जिन आया है. तो वायर्स के बिजनेस में, नॉट केबल्स, वायर्स के बिजनेस में व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैव एक्सपेंडेड टुगेदर, एंड H1 के अंदर आपका स्लो डाउन था, रियल एस्टेट पे भी स्लो डाउन था, हर जगह स्लो डाउन था. To retain your market share, what will you do? Pricing war. So pricing war has completely played out in H1, right? देखिए इस इंडस्ट्री में ओवर सप्लाई का रिस्क रह सकता है, विच कैन लीड टू 1 or 2% मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन. केईआई में भी मार्जिन हैव कॉन्ट्रैक्टेड, एक्चुअली वो 9 पॉइंट समथिंग मार्जिन आया था, राइट. तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट बिजनेसेस में ये प्राइसिंग वॉर और ये चीजें बहुत डायनामिक है, राइट. पहले अगर आप देखते हैं 11-12% ही मार्जिन था ना पॉलीकैब का, अभी 14% क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी थी, और डिमांड कब अच्छी थी? जब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही थी. तो अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन होगी तो आपके, पक्की बात है, आपकी जो नंबर्स उन पे इम्पैक्ट आएगा.
इवन तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की एक्चुअली में एक्सेलरेट हुई है ओवर लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में से. So it is something that you must understand कि every result will have this type of flavor. कि even though sale growth अच्छी है, but PAT growth zero है, literally 3-4% PAT growth आई है कंपनी. And this is what will lead to new base formation. बेस फॉर्मेशन कब होती है? जब मतलब कंपनीज में स्लो डाउन होता है, नई बेस फॉर्मेशन होती है. फिर जैसी कंपनीज में अच्छा बेस टेक्निकली भी बनता है और बेस फंडामेंटली भी बनता है. जो फंडामेंटली पूरा का पूरा अर्निंग्स का बेस लाइक सॉफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट ईयर अगर एक्सीडेंटली ग्रोथ स्टार्ट्स रिकवरिंग अगेन, व्हाट हैपेंस, इसकी YoY ग्रोथ रेट्स बहुत अच्छी दिखने लग जाती है. फिर आपके टेक्निकल ब्रेकआउट्स आते हैं, फिर आपका रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट आता है, कोई ट्रायंगल वाला करता है, पता नहीं कोई क्या क्या करता है, फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हैं. It all of those gets all of those happens because of underlying fundamental reasons, but underlying fundamentally earnings बहुत सारी पॉकेट्स में उतनी स्ट्रांग नहीं है Q2 में. This will lead to a base formation and it will give the markets a much needed breather at the moment. तो ये चीज मार्केट्स के अंदर अभी हो रही है, एक मच नीडेड ब्रीदर मिलने वाला है. मैं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का इतना कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, हमने 3-4 अपॉर्चुनिटीज का डिस्कशन करा, बट ये मैं इसलिए आपके साथ बता रहा हूँ कि अक्रॉस द सेक्टर्स आप ये देखेंगे होता है. जैसे CMS इन्फो सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं. Look at the margins, what has happened this quarter, right? High sales growth, but margins have gone for a toss. Simple reason, because इनकी ग्रोथ आ रही थी, इनको देख के SIS ने भी चालू कर दिया. इनको देख के दूसरी 3-4 और लिस्टेड कंपनीज है, उन्होंने भी चालू कर दिया कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस. फिनो पेमेंट बैंक ने भी कैश मैनेजमेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट? सो अगेन, हाई मार्जिन्स विल अट्रैक्ट कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री विद नो बैरियर्स टू एंट्री. सेम एग्जांपल, ग्रोथ आ रही है बट मार्जिन ग्रोथ नहीं आ रही, तो अगेन कॉन्वेक्सिटी से कॉनकेव बन जाता है. सो दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट अर्निंग्स. जहां पे अर्निंग्स अच्छी आ रही है, अभी प्रीवी का एग्जांपल देता हूँ. तो प्रीवी में अरोमा की साइकिल है, टर्न फाइन, लाइक अरोमा स्पेशलिटी केमिकल्स का जो साइकिल है, कैम फॉर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और प्रीवी ने केपेक्स करा हुआ था. प्रीवी के नंबर्स इस बार इस क्वार्टर में अच्छे आए हैं. देव रिपोर्टेड 45 करोड़ पैट, एंड एक्चुअली में H2 फॉर देम इज 20% हायर देन व्हाट H1 इज. तो H2 में हो सकता है कि इनका 20% नंबर हायर आए H1 का जो पैट, विच इज 76 करोड़. तो पर अगेन फॉरवर्ड पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी शायद 32 टाइम्स की अर्निंग्स में. तो वही वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ ढूंढना इस मार्केट में उतना इजी नहीं है, राइट? तो थोड़ा सा अगर साइड लाइन्स पे भी थोड़े समय के लिए बैठे, तो इट इज नॉट अ बैड टास्क ऑल्सो, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस कि जब Q2 के अर्निंग्स खराब आएंगी तो अच्छी कंपनी के भी जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो भी, उसमें भी स्टॉक टूटेगा. उसमें स्टॉक टूटे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो पेशेंस चाहिए. ये मार्केट डिफरेंट माइंड फ्रेम मांगेगी. जो 2022-2023 की मार्केट, वहां पे क्या था, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. अब क्या है, पेशेंस वाली मार्केट है. और इस मार्केट में एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं. एक एक्सीडेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे PNC इंफ्राटेक का एग्जांपल लेते हैं, राइट? इट्स फॉलन टू 6 times multiple because it's been blacklisted by National Highway Corporation of India, right? MORTH टेंडर के प्रोसेस से फॉर 1 year, राइट? यस, वैल्यूएशन सस्ती हो गई अब, बट अगेन ऐसी जगहों पे आपको वैल्यूएशन सस्ती मिलेगी जहां पे देयर इज अ बिग इवेंट व्हिच हैज हैपेंड, एक्सटर्नल इवेंट. आई डोंट नो हाउ टू थिंक अबाउट इट, राइट? अगेन स्टैंडिंग डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन द स्टॉक, राइट? बिकॉज आई वांट टू डू सिंपलर थिंग्स इन लाइफ. मैं इंफ्रा के अंदर जाके टर्न अराउंड नहीं करना चाहता है. बहुत बढ़िया जिंदगी, मतलब जिंदगी में और भी जीने के लिए बहुत चीजें हैं. बट अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि मार्केट्स में चल क्या रहा है आजकल, नई नई चीजें क्या हो रही, right? So hopefully you are understanding how the fabric of the market is changing and how much more volatile it has become because of A, higher valuations, B, selling, C, poor results which are coming. How many of you are observing these things happening within your own portfolio as well? आपके portfolio में भी हो ही रहेगा यार. यार, I have 500 companies on my screener, so you should not मतलब actually मेरे पास 500 companies है screener में, तो you should not read into it. मतलब इससे आपको कोई incremental information नहीं मिलेगी. मतलब वैसे बता रहा हूँ, कुछ इंक्रीमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, 500-600 कंपनीज है, राइट? सो या आई थिंक दो, मतलब ये वॉच लिस्ट मेरी अलग से स्क्रीनर में बनी हुई है, दैट इज अ सेपरेट वन, बट आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 500+ कंपनीज, राइट? तो इसमें कोई इंक्रीमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट? So I think one of the sectors which is showing very strong traction and very strong results is the pharma sector. तो यहाँ पे हम देखते हैं Jubilant Pharmova का एग्जांपल लेते हैं. Recently they reported their results. I think again it's going through a rounding bottom pattern, right? So they reported their results and they are showing margin expansion, but top line growth is very anemic and it's a tough to understand business. It's not an easy to understand business. उसमें there are many moving parts, right? So tough to understand business है, but bottom line growth, top line growth anemic है.
क्योंकि इनका जो जेनेरिक बिजनेस है वो टर्न अराउंड हो रहा है इस टाइम पे. दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. देन सिमिलरली जुबिलेंट फार्मोवा के बाद अगर हम चेक करते हैं, आई थिंक स्ट्राइड्स इज आल्सो वन ऑफ द कंपनीज व्हिच रिपोर्ट वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, राइट. आई थिंक अगर आप चेक करेंगे तो दे हैव रिपोर्टेड लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर. 111 करोड़ का EBITDA 223 करोड़ हो गया अभी, राइट. तो फार्मा के अंदर there is some defensiveness also and the companies in general are reporting strong earnings. I think अभी तक सन फार्मा का अर्निंग्स आया है नहीं आया वो देखना पड़ेगा, नहीं अभी तक नहीं आया. तो फार्मा में generally earnings have been strong this quarter, right, and a lot of stocks have started hitting 52-week highs also. Right, so this is one of the sectors which is going through a up move in the earnings cycle at the moment. Right, so I think यहाँ पे अभी 2-3 companies का ही main results आया. Right, so this is a sector definitely which has some defensiveness and up move in earnings, but yes, it is also a cyclical sector क्योंकि API company cyclical है, formulation companies भी cyclical है क्योंकि US का कुछ भी issue हो जाता है. तो मे बी अ बेटर अप्रोच माइट बी अ बास्केट अप्रोच अगर कोई इस सेक्टर को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहा है. बट जस्ट अभी अर्निंग सीजन स्टार्ट ही हुआ है, राइट. तो अगेन आई थिंक फैशन बाजार नाम था उस कंपनी का, स्टाइल का कुछ नाम, बाजार स्टाइल रिटेल. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द वैल्यू रिटेलर्स लाइक योर V2 रिटेल हो गया या तो आपका वी मार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, उनकी तरह ये बिजनेस है. बट अगेन इट्स वन ऑफ द कंपनीज व्हिच IPO'd एट अ वेरी हाई मल्टीपल एंड नाउ क्योंकि नवरात्र सीजन हैज बीन वाज प्रीपोन्ड दिस टाइम, नवरात्रे जल्दी आ गए. दे आर बेस्ड आउट ऑफ ईस्ट इंडिया, सो दे हैड अ बम्प अप इन ग्रोथ व्हिच दे आर सेइंग कि Q3 से वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. तो अगेन लिसनिंग टू कॉन कॉल्स कैन आल्सो गिव यू एन इनसाइट, क्योंकि फिर ट्विटर पे क्या चीजें चल रही होती है कि यार ये इस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया तो लोग फटाफट वीडियो या फटाफट थ्रेड बना देते हैं विदाउट डूइंग डीपर थिंकिंग इनटू इट. तो दिस इज नॉट अ मार्केट वेयर यू शुड बी रिलाइंग ऑन सच थिंग्स. मैं बार बार आपको ये क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप ये अपने अंदर इंग्रेन कर लें कि ये एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट होने वाली है, एटलीस्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइज. एक वॉलेटाइल ग्रोथ मार्केट, लाइक वॉलेटाइल मार्केट होने वाली है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द की रिस्क आर एंड ऑल्सो कि जो भी आप कंपनी लेके बैठे हैं उसके साथ आप कंफर्टेबल हो 2-3 years के लिए. एंड ऑल्सो इफ यू आर डिप्लॉइंग न्यू मनी, हैव लो एक्सपेक्टेशंस. आई थिंक अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस पॉइंट ऑफ निफ्टी स्टार्टिंग वैल्यूएशन से 10-12% केगर से बहुत ज्यादा है, अगर आप कह रहे हैं मैं 40% केगर कमाऊंगा इस मार्केट में, so you are in the wrong expectation zone of the market, because see already last 2-3 years में rear view mirror में देखेंगे तो सब 10-10 bagger हो चुके काफी सारी कंपनीज. तो you will have to search for new winners which start emerging. Similarly टीटागढ़ वैगन्स को देखते हैं. अगर टीटागढ़ वैगन्स का एग्जांपल लेते हैं तो वो टीटागढ़ का अगर आप देखेंगे बिलो 50 DA में चला गया. सेम अगर आप जुपिटर वैगन्स को देखते हैं, यहाँ पे जुपिटर वैगन्स भी बिलो 50 DA में चला गया. बट एट द सेम टाइम अगर आप टीटागढ़ वैगन्स के रिजल्ट्स देखते हैं, सो सी जस्ट लुक एट द स्लो डाउन आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स ऑफ दीज ferocious growth. Last 3 quarters have not been that great in growth. So when a fast grower turns into a slow grower, you're inviting trouble. तो ये भी अगेन ट्रबल स्पॉट है. एंड यहीं पे एग्जैक्टली यहाँ पे QIP हुई थी टीटागढ़ वैगन्स. फिर आप यहाँ चेक करेंगे आज से 2-3 क्वार्टर पहले इनकी बहुत बड़ी QIP हुई थी, जिसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करा था. या qualified institutional placement, right? This happened in Q3 of last year, right? तो 931 rupees per share पे हुई थी, right? So again folks, again understand कि क्यों अपना कोई स्टॉक देना चाहेगा प्रमोटर when they see peak growth, यार, when they want to deploy more money, when they see the valuations are high, right? Just उसके बाद आप देखेंगे 2-3 क्वार्टर में ग्रोथ स्लो डाउन हुई है. Why these examples of QIP? Again सारेगामा इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. Right, so again, this is one of the stocks which we covered way back in 2020s and it did well and stuff. Then उसके बाद sideways गया, फिर वापस all time high बनाया. It's same अगर आप देखते हैं तो company came in and did a QIP on November 2021 when the stock went 10-15 times in last 1.5 year. जैसे QIP करा उसके बाद क्या हुआ? This is 404 rupees का stock 480 पे है, तो last 3 years में actually में कुछ return बने नहीं ज़्यादा. देन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आज भी जो QIP का पैसा है कंपनी के पास कैश में पार्क्ड है. अगर आप यहाँ चेक करते हैं 542 करोड़ का, कंपनी कुछ कर नहीं पा रही उस कैश का, क्योंकि सबको पता है इनके पास कैश है. तो जिसको भी अक्वायर करने जाते हैं अपने मल्टीपल्स एंड ऑप्शन आप कर देते होंगे, राइट. एंड ऑल्सो बिकॉज वेरी लेस एक्विजिशन टारगेट्स. तो अभी इनका वो यश राज फिल्म्स के साथ चल रहा था बातचीत. अगेन फिल्म्स इज नॉट अ गुड बिजनेस टू बी इन, राइट. तो अगेन अभी इन्होंने पॉकेट एसेस एक कंपनी अक्वायर करी विच again I don't know how to think about it when it comes to profitability, right? So again when you get excess money you start doing stupid things, right? Same example लेते हैं, अब SRF का example ले सकते हैं. एक तो SRF का देखते हैं QIP टाइमिंग क्या था. QIP टाइमिंग 2020 अक्टूबर
at a price of 4,240 rupees, which split into two is today 2,120 rupees. Right? What's the stock price today? 2,207 rupees. सेम एग्जाम्पल ले लो आप इसका. आई थिंक ये हो गया. एक आरती इंडस्ट्रीज का सेम एग्जाम्पल लेते हैं. आरती इंडस्ट्रीज में तो ग्रोथ ही नहीं आई. राइट, बीच में होप था टर्न अराउंड होएगा, बट अगेन द ग्रोथ रेट्स हैव एवेपोरेटेड. सेम एग्जाम्पल लेते हैं QIP एट 850 रुपीज पर शेयर. आई थिंक अभी इसका स्प्लिट हुआ है, तो या नहीं 850 यहाँ पे करा था कंपनी ने QIP. आज स्टॉक ऑलमोस्ट 488 रुपीज पे. सेम एग्जाम्पल आप इंडिया मार्ट का लीजिए. इंडिया मार्ट ने QIP करके शेयर बायबैक चालू कर दिया. एक्चुअली वेरी स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर. यू सेल योर स्टॉक एट अब्सर्ड मल्टीपल एंड यू स्टार्ट डूइंग शेयर बायबैक्स. इन्होंने यहाँ पे QIP करा 8,605 रुपीज पर शेयर पे. उसके बाद से 2 शेयर बायबैक कर दिए बड़े बड़े. राइट, that's the interesting element. Again, nothing wrong with the promoters. Promoters are thinking smartly about capital allocation. Wrong thing is with investors. मैं बार बार QIP का वॉर्न क्यों कर रहा हूँ? देखिए, कुछ कंपनीज में अच्छा यूसेज हो सकता है QIP का. जैसे किसी कंपनी ने QIP करा और पूरी डेट उतार दी, तो बहुत बढ़िया हो गया यार, दैट इज एपिक. बट कोई कंपनी अगर 70, 80, 90 टाइम्स अर्निंग्स पे QIP कर रही है, तो एनीवेज उसका P मल्टीपल और इन्फ्लेट होने वाला है, उसकी ROE नीचे जाने वाली. दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट. कुछ कंपनीज में हो सकता है बढ़िया भी हो यार, जैसे अपार इंडस्ट्रीज में भी QIP हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर चला गया. एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे QIP हुआ था, उसके बाद ऑल्सो द स्टॉक हैज डन वेल. राइट, सो इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट येस, इफ इट इज बीइंग डन एट अ अब्सर्ड मल्टीपल, यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल. एंड इन दिस मार्केट एनवायरमेंट मैं तो बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा व्हेन यू डिप्लॉय मनी, यू हैव टू थिंक 3-4 टाइम्स. राइट, कि वेदर दिस इज लॉन्ग टर्म, वेदर आई नीड दिस मनी और नॉट. मैं कोई अब्सर्ड उसके साथ तो नहीं आ रहा ना, एक्सपेक्टेशंस के साथ, यार मेरे को ऐसा 2-3-4 बैगर बन जाए फटाफट. मतलब वो वाली मार्केट ही खत्म हो चुकी है थोड़े समय के लिए, तो ऐसा एकदम डेड हो चुका है हिसाब किताब. तो आपको ये चीज कंक्लूजन में से लेके जानी पड़ेगी. तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं सेशन को 3-4 चीजों में. फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट वी आर गोइंग थ्रू एन टेम्पररी इकोनॉमिक स्लो डाउन. राइट, तो टेम्पररी इकोनॉमिक स्लो डाउन है. अपॉर्चुनिटीज भी होंगी बॉटम्स अप, जहां पे आपको वैल्यूएशन और ग्रोथ दिख रही है. जैसे एक बहुत स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे LT फूड्स का 20 टाइम्स का अर्निंग्स है. कंपनी इज गाइडिंग फॉर 10-12% वॉल्यूम ग्रोथ विद सम मार्जिन एक्सपेंशन ओवर 3 to 4 years. पर नियर टर्म में मार्जिन कंप्रेस बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट इशू. पर यहाँ पे बासमती राइस के प्रोक्योरमेंट से क्या आएगा कि दे विल हैव अ एडवांटेज ऑन इन्वेंट्री कॉस्ट नेक्स्ट ईयर. बट दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल कि वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ ऐसे आप स्टॉक्स में ढूंढ सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि करेक्शन आई तो करेक्शन के बाद चीप हो गया स्टॉक. जस्ट एज एन एग्जांपल. I'm not saying you go buy it tomorrow or sell it tomorrow. I'm just giving you one example, right? तो यहाँ पे वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है. थर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड, brace for volatility. Volatility is here to stay till the economic growth picks up. All the FIs are done with selling. तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप नहीं करेगी, तब तक क्या है कि यार किसी के पास रीजन नहीं है वापस री इन्वेस्ट करने. क्योंकि क्या है कि अगर आप ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक 70% ऑफ द ब्रॉड मार्केट्स हैव रिपोर्टेड अर्निंग्स मिसेस. तो आपको ये चीज को इस चीज में दिमाग याद रखना पड़ेगा कि वॉलेटाइल टाइम्स आर कमिंग एट. फोर्थ थिंग इज कि मॉडरेट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मिस्टर मार्केट. Don't be a fool who is expecting 3, 4, 5, 6, 7 baggers. Don't be foolish with expectations. Write this down somewhere. Markets give returns when it comes in small chunks. And a small portion of time पे maximum return बनता है. There is a time to be super aggressive. There is a time to be super aggressive with the watch list. आज का टाइम है super aggressive with the watch list होने का टाइम है कि watch list पढ़ के अपनी different अच्छे businesses की बनाते जाइए and keep waiting for them to come into your valuation zone. उनका नया बेस फॉर्मेशन हो, आप उनको बेस ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, जो हमने एंट्री पॉइंट्स पे सीखा था वेबिनार के. राइट, एंड ऑल्सो फाइनल थिंग इज वट एवर मनी दैट यू डिप्लॉय टुडे, बी ओके विद ओके रिटर्न्स फॉर नेक्स्ट 1-2 years and have a 3-4 year time horizon. This is something that you must take away from this entire market capsule series. राइट, कि आपको ताकि मेंटल पीस आए. हर रोज आई थिंक मैं देखता हूँ कोई रिटेल इन्वेस्टर कभी ट्विटर पे डाल रहा है कि वाई इज दिस XYZ स्टॉक फॉलिंग, वाई इज दिस XYS स्टॉक फॉलिंग. Boss, this is markets. This is what correction is, right? आज से 2 महीने पहले everyone wanted a correction. Now when correction is coming, लोगों क्या हो रहा है कि यार why is this stock falling? Why is that stock falling? Corrections का मतलब ही क्या होता है? वॉशिंग मशीन. ये कपड़े वॉशिंग मशीन में फेंक दिए, सब कुछ धुलेगा उसके अंदर. ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें अगर आपने अपना ट्रैक फेंका तो वही धुलेगा और कपड़े आपका जो स्वेटशर्ट नहीं धुलेगा, सब कुछ धुल के बाहर आएगा उसमें से. तो ये मार्केट में अभी यही हो रहा है. अगेन अर्निंग्स पे बेट करना है, बॉटम्स अप, वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ पे बेट करना है. निफ्टी का लेवल्स हमने एक जनरल एक डिस्कशन के लिए ले लिया कि निफ्टी का दीज आर सम ऑफ द लाइक लेवल्स फॉर निफ्टी.
अगर कोई म्यूचुअल फंड में लमसम टाइम करना चाहता है तो आपके लिए अगेन आई यूज निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन एज अ मेट्रिक टू टाइम माई लमसम्स। तो अगर 21 to 23 के बीच में आ गया तो बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव हो जाएगा, मतलब मेरे को जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ अगेन, बट लमसम के पर्सपेक्टिव से अगर 4-5 ईयर होराइजन है म्यूचुअल फंड्स में इन चीजों में, सो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग, राइट? सो दैट इज द लमसम लेवल्स फॉर निफ्टी एंड म्यूचुअल फंड्स। तो निफ्टी अगर कोई आप म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो निफ्टी को एज अ प्रॉक्सी यूज करके आप कर सकते हैं। वैसे अगर निफ्टी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बढ़िया कुछ है नहीं, बट दिस इज हाउ टू थिंक अबाउट द मार्केट्स। एंड आज मैं एनएसई स्मॉल कैप या तो एसएमई इंडेक्स से तो पूरा ही दूर हूँ। मैं एसएमई इंडेक्स में कुछ भी वेंचर नहीं करा। एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ का है इन योर निफ्टी फार्मा एट द मोमेंट, इन द निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, बिकॉज अगेन इट्स गिविंग अ डिफेंसिव कैश फ्लो। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कैपेक्स, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, एंड वहां पे अभी मार्जिन टेलविंड्स हैं कंपनीज के अंदर बहुत सारे। So this is with the current market capsule, and hopefully it gives you an idea. Wishing you and your family a happy Diwali. Thank you everyone. So in conclusion of this video, हम लोग देख सकते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज हमने देखी कि आज हम मार्केट टेम्परेचर में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कि व्हाट इज द मार्केट टेम्परेचर टुडे। सेकंड थिंग व्हाट वी लर्न इज कि कौन कौन सी जगह पे फ्रॉथ है एंड कौन कौन सी जगह पे अंडर वैल्यूएशन है। थर्ड थिंग दैट वी लर्न कि निफ्टी कौन से लेवल्स पे सस्ती लगने लग जाएगी एंड कौन से लेवल्स पे पी रेशियो निफ्टी की विल स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव। फोर्थ थिंग दैट वी लर्न कि किन किन स्पेसेस में रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, किन किन स्पेसेस में रिजल्ट्स बहुत वीक आ रहे हैं। एंड फाइनल थिंग दैट वी लर्न कि कहाँ पे सेक्टर वाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी बढ़ रही है, कहाँ पे वीक हो रही है, इवन दो अभी तक पूरे रिजल्ट्स रिलीज नहीं हुए। बट दिस इज द समरी ऑफ दिस वीडियो। होपफुली आपको इससे अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कैसे आपको एक्ट करना चाहिए एंड व्हाई मॉडरेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड is the key to success in such type of market. Thank you so much for watching this video. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.